तो दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय के साथ आए हैं और जिसका नाम है राजा जयचंद गद्दार नहीं एक बहादुर शासक थे। ये जयचंद का टॉपिक चूज़ करने की वजह है कि जयचंद को गद्दार करार देने के बाद एक सिलसिला शुरू हो गया कि हिंदुओं में गद्दारी जो है प्रबल होने लगी। एक अध्याय ही शुरू हो गया वहाँ से। तो इसलिए जो है हमने ये वाला टॉपिक चुना कि जो गद्दारी का अध्याय शुरू हुआ उसकी तह तक जाया जाए और पता लगाया जाए। तो आज हम शुरुआत करेंगे गहड़वाल वंश से, जिससे कि राजा जयचंद आते हैं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए मैं स्क्रीन पर लाता हूँ। अभी विजिबिलिटी कम है ना? दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से डिसेंट दिखाई दे रहा होगा। जी। हाँ, अब बढ़िया दिख रहा है। तो स्टार्टिंग इसकी मैं करूँगा, बाद में जो है वीवी ज़्यादा संभालेंगे। आज शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। तो हम लोग जो है गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये विकिपीडिया से लेके आ रहा हूँ मैं। गढ़वाल राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप द्वीप की एक राजपूत शक्ति थी, जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्तमान भारतीय राज्यों के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनकी राजधानी वाराणसी में स्थित थी और एक संक्षिप्त अवधि के लिए उन्होंने कन्नौज या कान्यकुब्ज उसका नाम था पुराना, आज कन्नौज कहा जाता है, उस पर भी शासन किया। गढ़वाल शासकों को काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि बनारस इनके राज्य की पूर्वी सीमा के निकट था। इस राजवंश के पहले सम्राट चंद्रदेव ने कलचुरी के पतन के बाद 1010 ईस्वी में 1090 सॉरी, वो एक और 9 एक ही जैसा होता, मैंने बचपन में कभी पढ़ी थी। ठीक है, कलचुरी के पतन के बाद 1090 ईस्वी में संप्रभु राज्य की स्थापना की। चंद्रदेव ने प्रतिहार शासक को हराकर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और 1100 तक शासन किया। चंद्रदेव ने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। चंद्रदेव का उत्तराधिकारी मदन चंद्र या मदन पाल था। मदन चंद्र का उत्तराधिकारी गोविंद चंद्र 1114 से 1154 एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने पालों से मगध को जीता था, मालवा पर अधिकार किया था। उसने इस वंश का यश चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। गोविंद चंद्र के पुत्र विजय चंद्र 1156 से 1170 ईस्वी में गढ़वाल साम्राज्य को ठीक है, सुरक्षित बनाया। ठीक है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जरा आपको काट रहा हूँ। अरे ठाकुर जी, ये कुछ जरा हिंदी के जरा भारी भरकम शब्द आते हैं ना, मेरे जैसों के लिए थोड़ा सा उसका ये जो शब्द आपने बोला उसका जरा मतलब भी बता दीजिए, उसका क्या है? चरम उत्कर्ष, चरम की सीमा, जैसे बिल्कुल चरम से वो उत्कृष्ट, मतलब ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। मतलब हाई पॉइंट, दादा हाई पॉइंट। जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, चढ़दी कला। हाँ, बिल्कुल, मतलब भी हाँ, हाईएस्ट। एक पीक तक पहुंचा है, पीक समझ लीजिए आप। हाँ, पीक समझ लो, बिल्कुल। गोविंद चंद्र के पुत्र विजय चंद्र 1156 से 1170 ईस्वी में गढ़वाल साम्राज्य को सुरक्षित बनाया। जयचंद 1170 से 1193 इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। दिल्ली पर आधिपत्य के लिए चौहान और गढ़वालों की शत्रुता चल रही थी।
जिस पर अंततः चौहानों का कब्जा हो गया। जिन शासकों ने शासन किया उनके नाम इस प्रकार हैं: गोविंद चंद्र 1114 से 1154 ईस्वी, विजय चंद्र 1155 से 1170 ईस्वी, जयचंद 1170 से 1193 ईस्वी। दिल्ली विजय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक तथा मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर आक्रमण किया और 1193 ईस्वी में चंद्रावर के युद्ध में जयचंद पराजित हो गया और उसे मार डाला गया। जयचंद ने देवगिरी के यादव, गुजरात के सोलंकी और तुर्की को कई बार हराया। अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने राजसूय यज्ञ किया। उसके राजकवि तथा संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष ने इस शासनकाल में निषेधीय चरित्र नैषधीय चरित नैषधीय चरित एवं खंडन खाद्य की रचना की। उसका पुत्र हरीश खोए हुए क्षेत्र को फिर से मुक्त कराने में असफल रहा। इल्तुतमिश ने यहाँ स्थायी रूप से 1225 जो ईस्वी 25, हाँ 1225 ईस्वी में सत्ता स्थापित कर ली। यह इतिहास संबंध लेख एक आधार है। जानकारी जोड़कर इसे बढ़ाने में विकिपीडिया की मदद करे। ये विकिपीडिया का अभी जो है। एक बताऊंगा, ये जो गहड़वाल लिखा हुआ है ना शब्द, गहड़वाल, ये गहरवार है। हाँ गहरवार है, ये गहरवार, गहरवार। हाँ, ये ट्रांसलेट में होता है ऐसा। हाँ, जो गहरवार राजपूत है वो। ट्रांसलेशन क्या है, इंग्लिश लिखने में भी चीजें चेंज हो जाती है। जब हिंदी शब्द को इंग्लिश में करा जाता है तब भी काफी बदलाव आ जाता है। महाराजा जयचंद के जो ब्रदर थे ना, बड़े भाई थे उनके, मानिक चंद, उनकी जो राजधानी थी वो इलाहाबाद से 70 किलोमीटर गंगा के किनारे पे मानिकपुर है, मानिकपुर। उनकी राजधानी मानिकपुर थी। और कहा यह जाता है कि उनकी बेटी जो थी ना, उनका शायद रूप कंवर कुछ ऐसे नाम था, उन्होंने महाराजा कर्णदेव के साथ मैरिज की थी उसकी। जो मानिक चंद की जो सेना में सेनापति थे महाराजा कर्णदेव, तो कर्णदेव ने अवध में जब बगावत फैली थी ना, तो झूसी के कोई राजा का जो सिपह सालार था ना, नवाब का, उसका वध कर दिया था। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल। तो उसका वध कर दिया था। तो उनकी वाइफ जो थी वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। तो अब जो मुस्लिम सैनिक थे वो तो उनको ढूंढते फिर रहे थे। तो मुस्लिम सैनिकों के बारे में कहा जाता है, नवाबों के, उनके जो भी थे सुल्तान, वो ऋषियों के आश्रम में आक्रमण नहीं करते थे। तो गंगा के किनारे सूक्ष्म ऋषि का आश्रम था। तो मानिक चंद ने अपनी बेटी को ले जाके और उस आश्रम में छोड़ दिया था। तो उनके जो बेटा पैदा हुआ था उसने अपनी 5 राजधानियां बनाई थी। उनका नाम था महाराजा कर्णदेव। तो महाराजा कान, कर्णदेव के जो पुत्र थे महाराजा कान, तो उन्होंने कानपुर नगर बसाया था। अभी विकिपीडिया महाराजा कान, जो कानोवंशी विकिपीडिया खोलेंगे ना हम, तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई महाराजा कान ने कानपुर नगर बसाया था और उसके बाद उसे ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तो उसका भी केस भी चला था कि भाई वो जिस ब्राह्मण को दान किया था ना, वो कानपुर नगर पे अपना कब्जा चाहता था। तो ये जो गद्दार वाली बात है, ये गद्दार तो हो ही नहीं सकते थे। बहुत बहुत बहादुर खानदान रहा है इनका। अब गद्दार किसने लिखा ये समझ नहीं आती। ये जो है थोड़ा सा हीन भावना भरने के लिए शायद ये करा गया है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि ये जो चीज है, राजा जयचंद बहुत ज्यादा इसी जो है वाक्य की वजह से कुख्यात था, या इसकी वजह से ही लोग गद्दारी करने लगे। उदाहरण दिया जाता है हमेशा।
तो ये जो जानबूझ के डेलिबरेटली जो किया गया, उसने हमें काफ़ी नुकसान पहुँचाया, अंदर गद्दार बहुत भर गए। गद्दार तो ऐसे है ना, गद्दार तो आज भी हैं बहुत सारे, गद्दार हर जमाने में थे। बट राजा जयचंद की गद्दारी का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि भाई उसे गद्दार समझा जाए। सिर्फ एक कहावत बन गई हुई है भी, जो भी गद्दार है उसको जयचंद बोल दो। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। हाँ आगे चलो। प्रदीप जी, एक जी प्राइवेट दादा। चैट में देखिएगा, दादा कुछ भेजे हैं। दादा ने वो जो है, दादा का विकिपीडिया, पहला वाला पढ़ दिया, नहीं दूसरा, विकिपीडिया तीसरा का और एक आपका है। तो अभी ऑर्डर में कौन से रखूँ? आपका वाला पहले कर दूँ और दादा नहीं का जो सेकंड, थर्ड वो बाद में लूँ? हाँ विकिपीडिया वाला दादा बोल रहे हैं, अभी जरा पढ़ दीजिए। ठीक है, विकिपीडिया वाले पे ही हूँ मैं। राजा जयचंद वाला है, और ये मैं सामने लेके आता हूँ। ये आप करिए दादा। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ पहले। अभी भी ठीक नहीं है ना? हाँ हाँ सही है, एकदम सही है। जयचंद्र, गुरु जयचंद्र 170 to 194 CE was a king from the गढ़वाल डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। यहाँ देखिए स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है, GAHDAVAL। हाँ गढ़वाला। हाँ, he is also known as Jayachandra in inscriptions and Jayachandra in vernacular legends. He ruled the Antarvedi country in the Gangetic plains, including the important cities of Kannauj and Varanasi. His territory included much of the present-day eastern Uttar Pradesh and some western parts of western Bihar. The last powerful king of his dynasty, he was defeated and killed in 1194 CE in a battle near Yamuna against a Ghurid army led by Muhammad of Ghor. A fictional account of Jayachandra as Jayachand occurs in a legendary text, Prithviraj Raso. The epic poem was likely written centuries after his death. According to this account, he was a rival of another king, Prithviraj Chauhan. His daughter Samyukta eloped with Prithviraj against his wishes, and he allied with the foreign non-Hindu Ghurids to ensure Prithvi's downfall. The name Jayachand became synonymous with the word traitor in folklore of northern India because of this legend. अब यही जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये जो रासो जो है बहुत बाद में लिखा गया था, उसी में उनको गद्दार दिखाया गया है कि वो घुरिद लोगों के साथ मिलकर जो है हरा दिए पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि संयुक्ता को मतलब स्वयंवर से भगा कर ले गए थे। ये कहानी लेजेंड तो बता ही रहा है यहाँ। तो अर्ली लाइफ आगे पढ़ता हूँ मैं। जयचंद्र was a son of the Gardwala king Vijay Chandra. According to a Kamali inscription, he was crowned king on 21st of June 1170 CE. Jayachandra inherited his grandfather Govind Chandra's royal titles Ashwapati, Narapati, Gajapati, Rayatra, Yadhipati, leader of three forces, the cavalry, the infantry and the elephant corps, and Vividha Vidya Vichara Vachaspati, patron of different branches of learning. Vividha Vidya Vichara Vachaspati. Military career. Jayachandra's inscriptions praise him using the conventional grandiloquent terms. Jayachandra's inscriptions praise him using the conventional grandiloquent terms but do not mention any concrete achievement of the king. The records of his neighboring kings, Parmar, Chaman, Chandela, and Kalchuri, do not mention any conflict with him either. एक सेकंड।
Muslim Ghurids invaded Jayachandra's kingdom in 1193 CE. The Muslim accounts describe Jayachandra as the Rai of Banaras, king of Banaras. According to Ibn Asir's Kamil ut Tawarikh, Jayachandra was the greatest king of India and possessed the largest territory, and his army had 1,000,000 soldiers and 700 elephants. The Hindi accounts such as Prithviraj Raso and Vidyapati's Purusha Pariksha claim that Jayachandra defeated the Ghurids multiple times. The contemporary Muslim accounts, on the other hand, mention only two battles, one relatively minor engagement and the Battle of Chandwar, in which Jayachandra was killed. The Ghurid ruler Muhammad of Ghor had defeated the Chahman king Prithviraj III in 1192 CE. According to Hasan Nizami's 13th century text Taj-ul-Masir, he decided to attack the Gadwala kingdom after taking control of Ajmer, Delhi and Kol. He dispatched a 50,000 strong army commanded by Qutubuddin Aibak. Nizami states that this army defeated the armies of the enemies of the religion, that is Islam. It appears that the defeated army was not Jayachandra's main army, but only a smaller body of his frontier guards. Jayachandra then himself led a larger army against Muhammad of Ghor, who marched from Ghazni with an army of 50,000 cavalry in 1194 CE. According to the 16th century historian Farishta, Jayachandra was seated on an elephant when Qutb al-Din killed him with an arrow. The Ghurids captured 300 elephants alive and plundered the Gadawala treasury at the Asni fort. The identification of Asni is not certain, but most historians believe it to be present-day Asni village in Fatehpur district. Afterwards, the Ghurids ransacked the city of Kashi, Varanasi, and destroyed several temples there. According to Hasan Nizami, nearly 1,000 temples were destroyed and mosques were razed on their foundations. A number of local feudatory chiefs came forward to offer their allegiance to the Ghurids. Jayachandra's son Harishchandra succeeded him on the Gadwala throne. According to one theory, he was a Ghurid vassal. However, in an 1197 CE Kotwa inscription, he assumes the titles of a sovereign. Prithviraj Raso legend. Jayachandra is a prominent character in the Braj language text Prithviraj Raso. According to the text, Jayachandra or Jayachand was a cousin of the Chahmana king Prithviraj III, Prithviraj Chauhan. Their mothers were sisters born to the Tomar king of Delhi. This claim is directly contradicted by the more reliable contemporary text Prithviraj Vijay, according to which Prithviraj's mother had nothing to do with the Tomars. The text states that Jayachand's wife was a daughter of King Mukund Dev, the Somvanshi king of Katak. Jayachand's father, Vijay Chandra, had defeated Mukund Dev, who concluded a peace treaty by marrying his daughter to Prince Jayachand. Sangyukta was the issue of this marriage. This narrative is historically inaccurate. The Somvanshi dynasty did not have any king named Mukunda Dev. Moreover, the Somvanshis had already been displaced by the Gangas before Vijayachandra's ascension. The text also talks of a conflict between Jayachand and Prithviraj. Neither Chamana nor Gadwala inscriptions mention any such conflict. The text claims that Jayachand assisted the Chandela king Paramardi in a battle against Prithviraj. The Chandelas were defeated in this battle. The inscriptional evidence confirms that Prithviraj defeated Paramardi, but there is no evidence for a Gadwala-Chandela alliance. That said, it is known that Paramardi's grandfather, Madan Varman, had friendly relations with the Gadwalas. It is also possible that the Gadwalas may have supported the Chandelas because the Chahmanas were a common rival of these two kingdoms.
This hypothesis notwithstanding, there is no evidence to suggest that Jayachand and Prithviraj were rivals. Prithviraj Raso further claims that Jayachand launched a Digvijay campaign, conquest in all directions. At the end of his campaign, he conducted a Rajsuya ceremony to proclaim his supremacy. However, none of the Gahadwal inscriptions mention such a ceremony by Jayachand. The contemporary literary work Rambha Manjari also presents Jayachand as a hero and does not mention this campaign either. According to the text, Jayachand also conducted a Swayamvar husband selection ceremony for his daughter Samyukta. He did not invite Prithviraj to the ceremony, but Samyukta had fallen in love with Prithviraj and had decided to select him as her husband. Prithviraj came to the ceremony and eloped with the princess after a fight with Jayachand's men. This anecdote is not supported by any historical evidence either. It is possible that Jayachand and Prithviraj were political rivals, as indicated by the non-cooperation against the Ghurid invaders. But the Prithviraj Raso goes on to claim that Jayachand not only refused to help Prithviraj against the Ghurids, but also formed an alliance with the invading Ghurid king Muhammad of Ghor. According to the account in Prithviraj Raso, although although the account in Prithviraj Raso is disputed by historians, the name Jayachand became synonymous with the word traitor in Indian folklore. Several inscriptions from Jayachand's reign have been discovered, most of them in and around Varanasi. One of the inscriptions has been discovered at Bodh Gaya in present-day Bihar. The inscriptions from Jayachand's reign include the following: 21st of June 1170, Varanasi district Kamoli, issued at Badar Vihar, issued by Jayachand, purpose village grant. 4th of June 1172, Varanasi district Kamoli, Prayag, Jayachand, village grant. 21st of November 1173, Varanasi district Kamoli, Varanasi near Adikeshava temple, Jayachand. 1174, Varanasi district Kamoli, Varanasi near Kittivasa temple, Jayachand, village grant. 1175, Varanasi district Kamoli, Varanasi, Jayachand, village grant. 30th of August 1175, Varanasi district Sevar, Varanasi, Jayachand, village grant. 3rd of April 1177, Varanasi district Kamoli, Varanasi, Jayachand, village grant. 9th of April 1177, Varanasi district Varanasi, Jayachand, village grant, Godanti. 9th of April 1177, Varanasi district Varanasi, Jayachand, village grant, Kothara Bandhuri. 25th of December 1177, Varanasi district Varanasi, Jayachand, village grant. 11th of April 1180, Varanasi district Varanasi, Randavai on Ganga, Jayachand, village grant, Dayadama. 11th of April 1180, Varanasi district Varanasi, Randavai on Ganga, Jayachand, village grant, Salepi. 11th of April 1180, Varanasi district Varanasi, Randavai on Ganga, Jayachand, village grant, Abhelavatu. 22nd of February 1181, unknown, Varanasi, Jayachand, village grant. 1186, Faizabad district Faizabad, Varanasi, Jayachand, village grant. Kaushambi district Mewhar, unknown, Vastavya Thakura, erection of Siddheshwar temple. 1180s to 1190s, 1240 BS का मतलब मैं नहीं समझा. बोध गया, unknown, construction of Jaipur cave monastery.
cultural activities. Jayachandra, court poet Bhatta Kedar, wrote a eulogy titled Jayachand Prakash on his life, but the work is now lost. Another lost eulogy on his life is the poet Madhukar Jayamaya Yasha Chandrika, circa 1183. Religion. According to the 1167 C. Kamali inscription, as a prince, Jayachandra was initiated as a worshipper of Krishna by the Vaishnavite Guru Praharaj Sharman. Nevertheless, after ascending the throne, Jayachandra assumed the dynasty's traditional title, Parmar Maheshwar, devotee of Shiva. His Kamali grant inscription states that he made a village grant and performed Kula Purush ceremony in the presence of the god Prithivas, an epithet of Shiva. An inscription discovered at Bodh Gaya suggests that Jayachand also showed interest in Buddhism. His inscription begins with an invocation to Gautam Buddha, the Bodhisattva, and one Srimitra. Srimitra is named as a preceptor, Diksha Guru of Kashisha Jayachandra, identified with the king Jayachandra. The inscription records the construction of a guha, cave, monastery at Jaipur. अच्छा दादा और एक चीज भेजे हैं, मैं आपको भेज रहा हूँ। आओ चलो आओ अंदर चलो एक सेकंड तब तक आप लोग कुछ चर्चा करते रहिए, मैं निकाल देता हूँ। इस पे तो विक्रम भाई बताएंगे ये सारी चीज़ें जो अभी पढ़ी गई हैं। नहीं, आप भी कुछ बोलिए ना, जय दादा कुछ बोले। दादा अभी फोन किए थे। नहीं, जय दादा की नहीं, मैं विक्रम भाई की बात कर रहा हूँ। ये देखिए तो कौन सा है। अभी डाला हूँ मैं। अच्छा, हिंदी में करना चाह रहे हैं शायद दादा इसको भी। ठीक है। जयचंद राठौड़ 1170 से 1194 ईस्वी उत्तर भारत के गढ़वाल वंश के एक राजा थे। उन्होंने गंगा नदी के पास बसे कान्यकुब्ज और वाराणसी सहित अटारवेदी देश पर शासन किया। आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों पर राज किया था। गढ़वाल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे या राजा थे। विद्यापति के पुरुष परीक्षा और पृथ्वीराज रासो जैसे हिंदू स्रोतों के अनुसार जयचंद ने गौरी को कई बार हराया। जयचंद कोई गद्दार नहीं थे। वे अपनी अंतिम सांस तक मोहम्मद गौरी के कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नेतृत्व सेना के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार वह 1194 ईस्वी में चंद्रावर की लड़ाई में पराजित हो गए। लेकिन उनके हार के बाद भी उनके बेटे हरिश्चंद्र ने मोहम्मद गौरी को हराया और वाराणसी में मुसलमानों ने जितने भी घाट और मंदिर तोड़े थे वह सब वापस बनवाया।
ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे पता लगे कि जयचंद ने गौरी की सहायता की थी। गौरी के बुलाने वाले देशद्रोही तो दूसरे ही थे। गौरी को बुलाने वाले देशद्रोही तो दूसरे ही थे, जिनके नाम पृथ्वीराज रासो में अंकित हैं। इसी प्रकार समकालीन फारसी ग्रंथ में भी इस बात के संकेत नहीं है कि जयचंद ने गौरी को आमंत्रित किया था। वह एक सुनी सुनाई बात है जो एक रूढ़ी बन गई है। पृथ्वीराज तथा संयोगिता विवाह का इतिहासकार सत्य नहीं पृथ्वीराज तथा संयोगिता के विवाह को इतिहासकार सत्य नहीं मानते। प्रारंभिक जीवन। जयचंद्र गढ़वाल राजपूत राजा विजयचंद्र के पुत्र थे। एक कमौली शिलालेख के अनुसार उन्हें 21 जून 1170 ईस्वी को राजमुकुट पहनाया गया था। जयचंद्र को अपने दादा गोविंद चंद्र के शाही खिताब विरासत में मिले। अश्वपति, नरपति, गजपति, राजत्रायाधिपति तथा विदेह, विद्या, विचारा, वाचास्पति। सैन्य वृत्ति। जयचंद्र के शिलालेख प्रारंभिक भव्यता का उपयोग करते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन राजा की किसी भी ठोस उपलब्धि का उल्लेख नहीं करते। उनके पड़ोसी राजपूत राजाओं के रिकॉर्ड में उनके साथ किसी भी संघर्ष का उल्लेख नहीं है। माना जाता है कि सेन राजा लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन यह आक्रमण जयचंद्र की मृत्यु के बाद हुआ होगा। गौरी का आक्रमण। 1193 ईस्वी में मुस्लिम मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र के राज्य पर आक्रमण किया। समकालीन मुस्लिम सूत्रों के अनुसार जयचंद्र भारत के सबसे महान राजा और उनके पास भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर राज किया, यानी उन्होंने सबसे बड़े क्षेत्र पर राज किया। इन स्रोतों ने उन्हें बनारस का राय बताया। अली इब्न अल अथीर के अनुसार उनकी सेना में 10 लाख सैनिक थे और 700 हाथी थे। जब जयचंद्र की सेना चलती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि एक पूरा शहर चल रहा है, ना कि कोई सेना। विद्यापति की पुरुष परीक्षा और पृथ्वीराज रासो जैसे हिंदू स्रोतों के अनुसार जयचंद्र ने गौरी को कई बार हराया। धुरित शासक मोहम्मद ने 1192 ईस्वी में चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान को हराया था। हसन निजामी के 13वीं शताब्दी के पाठ ताज उल मासिर के अनुसार उन्होंने अजमेर, दिल्ली पर नियंत्रण करने के बाद गढ़वाल वंश के राज्य पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा संचालित 50,000 मजबूत सेना को भेजा। निजामी ने कहा कि इस सेना ने धर्म के दुश्मनों की सेना, यानी इस्लाम के जो खिलाफ थे, उनको हराया। ऐसा प्रतीत होता है कि पराजित सेना जयचंद्र की मुख्य सेना नहीं थी, बल्कि उसके सीमावर्ती पहरेदारों की एक छोटी संस्था थी। तब जयचंद ने 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया। 16वीं शताब्दी के इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार जयचंद्र एक हाथी पर बैठे हुए थे जब कुतुबुद्दीन ने उसे एक तीर से मार दिया था। गौरी की सेनाओं ने 300 हाथियों को जिंदा पकड़ लिया और असनी किले में गढ़वाल खजाने को लूट लिया। उसके बाद गौरी की सेनाएं वाराणसी के लिए आगे बढ़ी, जहां हसन निजामी के अनुसार लगभग 1000 मंदिरों को नष्ट किया गया और मस्जिदों को उनकी नींव पर खड़ा किया गया था। गौरी के प्रति अपनी निष्ठा की पेशकश करने के लिए कई स्थानीय सामंती प्रमुख सामने आए। जयचंद्र की मौत के बाद उनके पुत्र हरिश्चंद्र गढ़वाल ने गौरी की सेना को हराया और वाराणसी को वापस अपने राज्य में लिया, और जितने भी मंदिर और घाट जो मुसलमानों ने तोड़े थे उन सबको वापस बनाया, और जितनी भी मस्जिदें थी
सबको नष्ट कर दिया। बाकी ये जो है उसके सोर्सेज़ आ रहे हैं। संदर्भ कहाँ-कहाँ से ये ढूँढा है। आगे बढ़ते हैं, फिर वो दूसरा जो है उस पे जाते हैं जो शुरू में आया। ठीक है, पहला पढ़ लिया था मैंने, मैं दूसरे पे जा रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का था ना, ये रहा। ये दो है। हाँ, इसके बाद एक और है अभी। जी दादा, ये आपका है। Maharaj Jayachand, history's maligned king or enemy of Islam. In popular parlance, Jayachand is a slur for a traitor. Historical records of his reign, however, depict him as one of the most brave, benevolent, and religious rulers of his time, with inscriptions replete with land donations to the priestly elite. He was said to have a large army to defend his realm against invasions, which is supported by both Persian and Indic texts. In fact, Jayachand was also the king in whose court Naishadhya Charita, one of the first traditional Mahakavyas of Sanskrit literature, was composed. This is the sources Neogi are 1959, the history of Gahadwala dynasty. So how did the myth of Jayachand inviting Ghori become popular? Around 400 years after the Battle of Taran, Aini-Akbari Aini-Akbari spread the legend of Jayachand siding with the Ghurids against the Chauhans. After Aini-Akbari, this narrative was rewritten in several literature. Thus, it was pushed into the mainstream without any historical grounding. This 16th century Muslim literature functioned as a nursery for transmitting this story into the mainstream based on rumors about the 12th century Indian kings. The Muslim invasion was blamed on the Hindu king Jayachand without any basis. Such fabrication was likely to be a tool for a psychological warfare against Hindus with a purpose to give legitimacy to the prevailing authority, which in this case were the Mughals. Even the earliest and shortest recension of Prithviraj Raso, which narrates the conflict between Jayachand and Prithviraj, never accuses Jayachand of summoning Ghurids. In fact, historian Roman Nyogi has concluded that there is no reliable evidence of conflict between these two kings, but it was quite probable that they were not on friendly terms. According to Kautilya, according to Kautilya, Kautilya's statecraft, this enmity, however, was perfectly natural. Thus, if enmity is to be equated with traitorousness, then the kingdoms around Jayachand's territory, such as the Senas, as also traitors, are also traitors. Sorry, are also. फिर से पढ़ता हूँ मैं. Thus, if enmity is to be equated with traitorness, then the kingdoms around Jayachand's territory, such as Senas, are also traitors because they never assisted Jayachand against the Ghurids at the Battle of Chandwa. By this argument, not just Jayachand, all the kings of Bharat are to blame. Moreover, in all contemporaneous Persian chronicles, such as Taj-ul-Masir, Kamil ut Tawarik, and Tabakat-e-Nasiri, Jayachand is represented as a Hindu ruler who battled the Ghurid army at Chandawar. The extreme disdain in these texts for Jayachand underscores the fact that Muslims detested him and saw him as the enemy of Islam. Quoted from Eliot and Dawson, 1869. The history of India as told by its own historians. Thus, we may establish from contemporaneous evidence that Jayachand never persuaded or invited the Ghurids to attack the Chauhans. In fact, he died on the battlefield fighting the Ghurids
to defend his country. Furthermore, the whole section dealing with Prithviraj and Muhammad Ghori in the Hamira Mahakavya, written around 1400 CE, does not even include the name Jaichand. In addition, there is no reason to trust Raso's story of Prithviraj and Sangyogita's marriage either. The reason for enmity between Prithviraj and Jaichand. The number of wives of Prithviraj changes from the shortest to the middle recension edition of Raso. It is clear that these marriage stories are included in many recensions of Raso, similar to the Sangyogita narrative. It is also incorrectly stated in Raso by this argument, not just Anandpal Jaichand, Tomar but the king of Bharat articulates. was Moreover, the maternal contemporary grandfather of Prithviraj, despite the reality that Prithviraj's mother was a Kalchuri princess named Karpur Devi, not a Tomar princess, as corroborated by Prithviraj Vijaya Mahakavya. Raso also mentions that Anandpal Tomar awarded him authority over his kingdom, whereas the inscriptional evidence suggests that Dillika had already been captured by Vigraraj IV Chauhan in 1160 CE, much before Prithviraj III, quoted by Talbot C. 2016. The last Hindu emperor, Prithviraj Chauhan, and the Indian past, 1200 to 2000. Moreover, it is inconceivable and difficult to envision Hindu kings like Prithviraj ever considering marrying a niece, that is Sangyogita. This would be a serious sin, such as no one, not even Brahmin priests, would tolerate. Because of such historical blunders and hyperboles, the 16th century book Prithviraj Raso is an untrustworthy or untrustworthy source for following the dynamics of the 12th century. No serious historian or academic accepts the Raso as an authentic historical book. The Gaharwad dynasty, to which Jaichand belonged, had a long history of fighting Muslim invaders, and they were successful in protecting their territory against these invasions. In addition, Gaharwad inscriptions reveal that a tax known as Turushkadanda was collected in their dominion to finance the wars that they fought against the Turushkas Muslims. Jaichand carried on the Turushka fighting tradition passed down via his ancestors. According to Naya Chandra Suri's Ram Bhaja Manjari, written in 1400 CE, Jaichand vanquished the Yavanas, Muslims. This position is fully supported by Vidyapati's Purush Pariksha, quoted from Chaudhary G.C. 1954 Political History of Northern India. In the wreckage of the Tretaka Thakur temple in Ayodhya, German Indologists who worked for the Archaeological Survey of India, A. Führer discovered an inscription stating that Jaichand constructed this temple. The famous Ram temple of Ayodhya was built during the reign of Govinda Chandra, the grandfather of Jaichand, according to the Vishnu Hari inscription, which was found at the site of Ram Janmabhoomi. According to the Taj-ul-Masir, following the fall of Jaichand, Turkish forces demolished almost 1,000 temples and constructed mosques on their foundations in Banaras alone. Although overstated, these claims of destruction demonstrate that the Gaharwads erected a great number of temples in their kingdom. Quoted from JNN 2017, The Battle for Rama, and Prasad P. 2003. We recently found inscriptions at Ayodhya journal article in Proceedings of the Indian History Congress, volume 64. Thus, we can safely conclude that the assertion of Jaichand inviting Ghurids to destroy his rival Prithviraj
has been rejected by all eminent historians, and that Dr. R.C. Majumdar has justly pointed out that invasion of this country was almost an inevitable corollary to Ghori's complete victory over Ghaznavits in Punjab. Maharaja Jaichand deserves a place of respect, not derision or abuse as a traitor. We must respect our glorious past rather than fall prey to distorted history. दादा, जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि जब से यहाँ पर अरब इन्वेजन हुआ था और उसके बाद में जो राजपूतों ने इनकी बजाई थी ना, आक्रांताओं की, इन्वेडर्स की, उसके चक्कर जब ये लोग यहाँ पर पूरा पूरा अपना राज्य स्थापित कर लिए, तो इन्होंने जितने भी अपने चमचे थे ना, जो इतिहासकार उस समय के हुआ करते थे, उन्हें उनसे सिर्फ राजपूतों के खिलाफ ही लिखवाया है। देखो, हम लोगों ने पढ़ा है कि बप्पा रावल के बारे में इतिहास में कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, तो 500 साल हम लोग इनको बाहर रखे ना। और इनके मतलब जयचंद का, हमारा जो गांव है उसके बगल में जो शीतला माता का धाम है खड़ा, जहां पर जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मारा था, वहां पे शीतला माता का धाम है, वहां पर जयचंद का किला बना हुआ है। मतलब पूरे अवध इलाके में जयचंद का राज था। मतलब दैट एरिया इज वेरी फर्टाइल ना, गंगा यमुना के बीच वाला है ना, द्वाबा इलाका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर अगर कोई बहुत बड़ा पावरफुल राजा होगा जो बनारस तक राज करता होगा, जो अयोध्या के मंदिरों को बनवाता होगा, तो इनको क्या लगता होगा कि इसको मलाइन करो अच्छी तरीके से। जी जी। तो वही है, जितने भी राजपूत किंग हुए हैं उनको सबको मलाइन किया। पृथ्वीराज को बोला कि हाँ भाई ये किया वो किया ऐसा किया, उसको मार दिया। और इनको भी इसी तरीके से, मतलब टिपिकल स्टोरी है। जो आदमी हिंदुइज्म के लिए, सनातन धर्म के लिए इतना काम करेगा, हाउ कैन ही कमिट ट्रेचरी विद पृथ्वीराज चौहान? असलियत ये है, जो मैंने कल बताया था, वो ये है कि जिसका ये लोग पूजा करते हैं, जब जाके चादर चढ़ाते हैं, अजमेर वाला जो गधा बैठा हुआ है, उसने बुलाया था ना उसको, तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज के ऊपर अटैक करने के लिए। उसको क्यों नहीं लिखते ठीक से? उसे लिखे ना। दादा वो सुअर है ना, इस वजह से लिखते नहीं है, सुअर इनमें हराम है। वही है ना, 800 साल तो इन लोगों ने राज किया, उसके बाद में 300 साल अंग्रेजों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज के बेटे लोगों ने राज किया, तो कौन इस हिस्ट्री को बराबर लिखेगा? और इसीलिए हम इसको सही सही जो भी है उसको बता रहे हैं आप लोगों को। क्या बोलेंगे आगे? हो गया खत्म? दूसरा वाला पढ़ लो। और वो दूसरा और है सर, और अब फर्स्ट वाला रह गया बस। हाँ, उसको पढ़ लो। आपने जो, मैंने नीचे से चालू करा, तो पहला आपका करा था, दूसरा और टाइम्स ऑफ इंडिया वाला कर दिया। अभी हम लोग वाला करो ना। और एक रह गया बस। हाँ, एक रह गया। देखिए विधि दादा, जयचंद जो नहीं था उसको वो आज तक दिखाया जा रहा है। और आज नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की इनॉग्रेशन पर जो ऑपोजिशन वाले खड़े हो गए हैं, ये हैं दादा जयचंद। ये गद्दार लोग यही हैं, इनके बारे में कोई नहीं लिखता कि हाँ ये असल गद्दार तो ये है। यही जयचंद है। जो जयचंद बताया जाता है वो तो जयचंद नहीं था। ठीक है। King Jaichand was a brave ruler, not a traitor. Rajput community leaders. Amid the prevailing atmosphere fostering historical revisionism, the Rajput community leaders are on a mission to change the history that blames the Rajput king for treason. This article is by Jivan Prakash Sharma in Outlook magazine, updated on the 17th of October 2021. History has taught us that the 12th century Rajput king Jaichand was a traitor who backstabbed Prithviraj Chauhan III in the Second Battle of Karain against the invading Afghan forces of Muhammad Ghori in 1192 AD. According to popular perception, Jaichand helped Ghori, variously referred to as Shahabuddin or Muhammad ibn Sham, to gain a foothold in India by conspiring to defeat Chauhan, his arch rival. Taking advantage of the spate of historical revisionism in India today, it seems that the Rajput community has now raised its objection, calling the claim baseless and a historical blunder.
They say the popular accusation of Jaichand as a traitor derives from आईन-ए-अकबर, written roughly 400 years after the battle at Taran. According to them, this myth was further rewritten in various texts after that and subsequently peddled in the mainstream without any historical basis, even though Prithviraj Raso, in its earliest and shortest version, mentioned the rivalry between Jaichand and Prithviraj. It never accuses Jaichand of having invited the Ghuris to take revenge. It is a disputed fact that Chand Bardai, who was a court poet of Prithviraj Chauhan, many historians believe he was not contemporaneous to Prithviraj and his epic poem is fiction. Mahendra Singh Tanwar, national president of Akhil Bharatiya Kshatriya Mahasabha, says, there is enough historical evidence in the form of texts which suggests he never betrayed Prithviraj Chauhan. Kumar Sanjeev Singh, convener, Kshatriya Parishad, said, seconding Tanwar. Referring to historical texts, research scholars from the Rajput community assert that Jaichand, the Gahadwala ruler of Banaras and Kannauj, was a brave king who laid down his life fighting the forces of Ghori. History enthusiast Vikrant Parmar, who professes a special interest in the Gahadwal king, says Jaichand, also spelled as Jayant Chandra and Jayatra Chandra in historical texts, was the grandson of Govind Chandra Gahadwala of Kannauj and the second son of the Gahadwala king Vijay Chandra. We should know that Govind Chandra was the king during whose reign his governor Anaya Chandra built the famous Ram temple of Ayodhya, Ram Janambhumi, as evident from the Vishnu Hari inscription. Jaichand was declared the king of the Gahadwala kingdom in 1170 AD, Parmar said. According to him, Jaichand is famous in the literary world as the patron of Sri Harsha, who is the author of Naishadhiya Charitra. Sri Harsha flourished in the court of Jaichand and composed Naishadhiya Charitra, which is regarded as one of the 5 traditional Mahakavyas of Sanskrit literature. Parmar added, there is no evidence contemporaneous to Prithviraj and Jaichand which proves the latter invited Ghurid. In fact, the evidences which hint at rivalry between the two never accused Jaichand of inviting Ghori. Hamira Mahakavya, composed around 1400 AD, doesn't even mention the name of Jaichand in the entire section dealing with Prithviraj and Muhammad Ghori. Another Rajput, Sachin Singh Gaur, who has been writing on Jaichand for the past several years, says the writings of the 12th century poet Ballava Dev clearly reflect that Jaichand had not done anything which could be termed as treason. Hindi critic Ramchandra Shukla has also made references to the writings of 2 poets of the time, Bhatta Kedar and Madhukar, who showered praises upon the king of Kannauj. Gaur said. He added, chronicler of Kannauj history, Anand Swarup Mishra, and well-known writer from the area, Lakshmikant Pandey, have lauded Jaichand as a great king. Sydney-based Dr. Yadu Singh, a political activist and Rajput history enthusiast, says the fact that Jaichand fought the forces of Ghori is tabled in history books. The History of India by H.M. Eliot and John Dawson recounts the Battle of Chandwar in Etawah district. Jaichand was killed in the battle and identified by his teeth, which were gold-plated. Jaichand was a lover of Vastukala and popular among his subjects, Singh said, referring to reputed historians like Roma Niyogi and R.C. Majumdar. The Rajput community says that the accusation of the traitor has not been historically proven, and it is a grave injustice to the erstwhile ruler of Kannauj to brand him so. According to Parmar,
Jayachand was the most generous king of his time. His inscriptions are filled with land grants to the priestly class. He has been described as having a powerful army to defend his kingdom, corroborated from both Persian and Indic sources. He adds, there is no reason to accept Raso's story of how Prithviraj came to marry Sangyogita, the reason for so-called enmity between Prithviraj and Jayachand. Raso even mentions the genealogy of Prithviraj's family wrong. The Rajput community demands historians should come forward and do justice to this great king by removing the baseless blot. They say the great King Jayachand deserves to be projected in true light. It is also incumbent on ignorant politicians and people to stop using a totally unjustified and unfair label on a brave, benevolent, and religious king. Contemporary historical evidences conclusively suggest he was anything but a traitor, Dr. Singh said. हो गया? इतना ही है दादा। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, मैं एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी शेयर करता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, आउटलुक हो गया, अब एक हिंदुस्तान टाइम्स में भी आर्टिकल छपा था। हम बाद में बताते हैं कि हम इसके बारे में क्यों वो कर रहे हैं, ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। देखो ये है टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स का। आ गया? आ रही है। लोड हो रहा है दादा। दादा एक काम करो, चैट में डालो, मेरा जल्दी लोड हो जाता है। आ गया? नहीं अभी भी। हाँ, हाँ आ अब गया। हिंदुस्तान टाइम्स का है ये रिपोर्ट। हाँ, ये हिंदुस्तान 9 टाइम्स का मई रिपोर्ट है। 2005 का है, पीटीआई का है न्यूज़ ये। कन्नौज से रिपोर्ट कर रहा है पीटीआई वाला। हाँ, Jayachandra was not a traitor, trying to erase the unsavory tag of traitor attached to the 12th century Rajput ruler Raja Jayachandra of Kannauj. Historians and residents of this Uttar Pradesh town are busy digging up facts to prove otherwise. वेट एक मिनट बस, मैं इसको प्राइवेट चैट में डाल देता हूँ जिससे कि आप सबको मिल जाए ये क्या है। ये लो, क्योंकि मुझे कभी भी भागना पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आ गया? प्रदीप तुम शेयर करो। हाँ मैं रिसर्च करता हूँ, तुम शेयर करते रहो इधर से, मैं प्राइवेट चैट में डालता रहूंगा। Dumping the popular belief that Jayachandra had helped Muslim invader Muhammad Ghori gain a foothold in India by conspiring to defeat his rival Prithviraj Chauhan. Historians and educationists now claim that the Gahadwala Rathod, ruler of Kannauj, was a brave king who laid down his life for the forces of Ghori. They have underscored the need to rewrite history, or else the blot on Jayachandra will remain. A pointer in this direction was the recent unveiling of a giant statue of the king near the famous Mahabharat age Shiva temple at the fort here, amid chanting of pro-Jayachandra slogans by hundreds of Kanyakubji Brahmins, the traditional inhabitants of the area. Jayachandra's enmity with Chauhan is well known and attributed to Prithviraj III eloping with the Kannauj ruler's daughter Sangyogita. Some interpreters believe that Jayachandra connived with Ghori
to defeat Chauhan in the Second Battle of Tarain in 1192, and he was chiefly responsible for the disunity among the Rajput rulers of the time. Professor of Medieval Indian History Ramesh Tiwari pointed out that barring Chand Bardai, the court poet of Chauhan, no historian has branded Jayachandra a traitor. Citing the works of the 11th century poet Vallabh Dev, Shukla said Jayachandra had not done anything which could be termed as treason. Chronicler of Kannauj history Anand Swarup Mishra and well-known writer from the area Lakshmikant Pandey have lauded Jayachandra as a great king. The fact that Jayachandra fought the forces of Ghori is tabled in the history books, and Tiwari cited the History of India by H.M. Eliot and John Dawson, which recounts the Battle of Chandwar in Etawah district. Jayachandra was killed in the battle and identified by his teeth, which were gold-plated, Tiwari said, referring to the book. According to Karuna Shankar Shukla of Panchal Research Institute, Jayachandra was a lover of Vastukala and popular among his subjects. The historians and educationists are of the opinion that the accusation of traitor has not been historically proven, and it would be a grave injustice to the erstwhile ruler of Kannauj to brand him so. They said their attempt to remove the blot would be so intensified, and they would be contacting government and private institutions concerned to ensure the former king is projected in the true light. अब आपस में डिस्कशन करते हैं. जी बिल्कुल, अब डिस्कशन करते हैं. तो अभी इतने सारे हो गया. हाँ दादा, अब डिस्कस करते हैं आपस में. नहीं अभी ट्विटर में भी चल रहा था ना, इसके बारे में काफी चल रहा है. थोड़ा एक मिनट बस, इसको ट्विटर को थोड़ा पढ़ दो, समझ में आएगा पब्लिक को कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं. ये नहीं तो आ रहा है कहीं से. ट्विटर में पूरा लड़ाई चली है इसके बारे में. एलियट एंड डॉसन का किताब बता रहा है. पढ़ो इसको. हाँ, रज्जा सौरभ सिंह सरमाल ये लिखते हैं, इट इज रियली हार्ट wrenching that Raja Jayachand was sold as a traitorous and a fallen Hindu, and nobody ever tried to correct the narrative being peddled. Jayachand was not a traitor. Jayachand did not betray Prithviraj Chauhan. This is a myth from Prithviraj Raso. नीचे लिख रहे हैं, ये कमेंट मार रहा है कोई. वी आर आशीष कोहली. फिर भी ये पढ़ देता हूँ. वी आर सराउंडेड बाय फेमस जयचंद, दिव्य राजदान lasting statement against Islamic radicalization. रज्जा सौरभ सिंह सरमाल. इट इज रियली सेम चीज है, सेम चीज का रेपिटेशन है. ट्विटर में ये प्रॉब्लम है. वही कोहली का कमेंट है. नीचे इट इज रियली नीचे वाला सेम चीज है सर, जो ऊपर पढ़ा हूँ. इसके बाद ये हाँ ये रज्जा सौरभ सिंह सरमाल. He himself valiantly died fighting against Ghori. Jayachand has been vilified by left historians who believe in Chand Bardai's Prithviraj Raso as gospel. It has zero historical value, written in 15 CE. Contemporary sources, Prithviraj Vijay and Hamir Mahakavya, don't mention Jayachand. So Prithviraj Raso was written in
सी ना, 1500 सी। तो उस समय तो वैसे ही कुछ भी कहानी करके मार देगा ये, बट पृथ्वीराज विजय में तो आमिर महाकाव्य में कुछ लिखा ही नहीं चांद है। बरदई नाम का, मैं पहले पढ़ा था इसके विषय में, चांद बरदई नाम का कोई आदमी ही नहीं था। हाँ। इसका कोई प्रूफ मिलता नहीं है कहीं। कौन ये लिखा है नीचे भगवान जानता है। नीचे क्या लिखा है? जयचंद डिड नॉट सपोर्ट। हाँ। There is no proof of he supported Ghori and betrayal of Prithviraj. Jayachand was तो not हम a लोग traitor, but traitor he or still present in this. पढ़ो तो। Jayachand didn't support Prithviraj during the second battle of Taran. There is no proof that he supported Ghori and betrayed Prithviraj. Jayachand was not a traitor, but traitors were still present who do anti-Hindu activities just for their personal benefits. फिर लिख रहे हैं रजा सौरभ सिंह शर्मा, the Jayachand story was fabricated on a later date. No Islamic or contemporary Hindu source tells the tale of Jayachand's betrayal. If circumstantial evidence are to be gone by, Jayachand hated Turks. Jayachand was a great king. He himself valiantly died fighting Ghori. फिर लिख रहे हैं राजा जयचंद was an Indian king from the Gahadwala dynasty. He is also known as Jayachandra in inscriptions and Jayachandra in vernacular legends. Jayachand in vernacular legends. फिर लिख रहे हैं राजा जयचंद्र inherited his grandfather Govind Chandra's royal titles Ashwapati, Narapati, Gajapati, Rajatra, Yadhipati, leader of the three forces, the cavalry, the infantry and the elephant force, and Vividha Vidya Vichara Vachaspati, patron of different branches of learning. फिर लिख रहे हैं he ruled the Antarvedi country in the Gangetic plains, including the important cities of Kanyakumari and Varanasi. His territory included much of the present-day eastern Uttar Pradesh and some parts of Bihar. According to Prithviraj Raso, Jayachand was a rival of another king, Prithviraj Chauhan. His daughter Sangyukta eloped with Prithviraj against his wishes, and he allied with the foreign Gurids to ensure Prithviraj's downfall. Because of this legend, he is remembered as a symbol of treachery in the medieval Indian folklore. However, this account is historically inaccurate. Prithviraj Raso contains a mixture of imaginary stories and historical facts which it exaggerates for dramatic effect. फिर लिख रहे हैं the largest version of Prithviraj Raso is especially known to contain several inaccuracies and is of little historical value. The more contemporary and accurate account is the Prithviraj Vijaya written by Jaya Nakar. फिर लिख रहे हैं Raja Jayachand was a fearless fighter, a brave king whose empire, as per the Muslim chroniclers of the time, stretched from the borders of China to Malwa. और कुछ प्रूफ चाहिए इनको पब्लिक को? नहीं, इसके पहले 3 आर्टिकल जो मैगजीन से लिए हैं उसमें तो पूरा साफ-साफ लिखा हुआ है जो ये दादा अभी इसमें ऊपर एक और बुक का नाम था, वो कौन सी थी? एक पृथ्वीराज विजय है, वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। दोबारा देखते हैं। हाँ, ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, 2 नाम आ रहे थे, एक पृथ्वीराज विजय और एक और। हाँ, एक मिनट। अमीर महाकाव्य। अमीर महाकाव्य। हमारे जयपुर डायलॉग वाले भी एक खोल के बैठे हुए, उनका भी देख लेते हैं थोड़ा सा। दादा उन्होंने की थी स्ट्रीम जयचंद के ऊपर और ये बोला था कि रत्नू वहीं पे जाते रहते हैं ना वो करने के लिए, महाराणा के बारे में तो रत्नू ने वहीं से सीखा था ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में रहे हैं तो सही बोलते होंगे, झूठ तो क्या बोलेंगे इस बारे में। ये लो जयपुर डायलॉग क्या बोल रहे हैं, अभी जून 4, 2022 का है।
जी, जयचंद्र was not a traitor. जयपुर डायलॉग लिख रहा है, हाँ? प्रथम जयपुर डायलॉग वाले समझ लें भाई क्या होता है। अब धोबी ये देखो सत्य, क्या लिख रहा है यहाँ पर। प्रथम धोबी सत्य, देखता हूँ मैं तो। Here are three contemporary sources which say Rai Jayachand of Banaras attained martyrdom fighting on the battlefield against the forces of Shahabuddin Ghori. तो संजय दीक्षित लिख रहा है, नहीं उसको टैग किया है ना जयपुर डायलॉग। इसमें तो अक्षर सर बहुत ही छोटा है। वॉर बिलीव एक शाहबुद्दीन नहीं पढ़ना, रहने दो। चलिए किताब तो है। फिर क्या बोल रहा है ये? सर प्लीज डू कुछ इसका सुना दे। ऑन तो द पर्टिकुलर हमारे हिस्टोरिकल इवेंट संजय दीक्षित साहब भी उसको कर रहे हैं। ये क्या बोलना क्या चाह रहा है? ये बोलना क्या चाह रहा है ये? Here are three contemporary sources which say राजा जयचंद्र बनारस अटेंड मार्टिरडम। अच्छा, इसको मैं इसके थ्रेड को खोल देता हूँ ना। ये क्या बोल रहा है? थ्रेड, अच्छा थ्रेड में वो किताब आएगा ना आपका, कमला तारीख ये सब वो किताब की बात कर रहा है। इसके अंदर पेजेस में होगा द राय ऑफ बनारस जयचंद्र। थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो पढ़ सकता हूँ। नहीं उतना नहीं पढ़ना है, जब मेरे को छोड़ दो उसको। अब मतलब इतना बहुत है यार, 5-6 एवरेज दे दिया और क्या चाहिए। हाँ, ये ताजु जी दादा, और मैं एक काम करूंगा, चाहिए तो मैं बुक्स डाल दूंगा। और ये मुस्लिम हिस्टोरियन लिख रहा है, उसी का ट्रांसलेशन है। मेरे पास दोनों बुक हैं, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, दोनों की दोनों है मेरे पास। बुक कहाँ से मारते हो तुम? अरे दादा, ये सर्च का ही तो कमाते हैं हम लोग। अभी मैं उसमें भेज रहा हूँ। ये पढ़ो। वो क्या बात है। जब भारती साहब को अगर बोर हो रहा होगा तो हम क्षमा मांगते हैं भाई। अरे नहीं दादा, मैं जो आपने जयपुर डाला का बोला ना, वो स्ट्रीम संजय दीक्षित की देखी थी मैंने इसके ऊपर, जयचंद के ऊपर, तभी मुझे पता लगा था ही वाज नॉट अ ट्रेटर। तो वो उनको मैं देख चुका हूँ। अच्छा, हाँ, इन्होंने की थी, इन्होंने एक पूरी स्ट्रीम की हुई है, पिछले साल की बात है। ओके। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं ना कि संजय दीक्षित को बहुत वो समझते हैं ना कि भाई संजय दीक्षित जो बताते हैं वो सही बताते हैं ना। तो चलो इसको पढ़ लो, ये भी एक आर्टिकल है, दिखा? जी जनवरी 11, 2021 का आर्टिकल है। जयचंद्र, a traitor or a patriot. Indian history is full of mysteries, conspiracies. One of the conspiracy theories is about Raja Jayachandra of Garhwala dynasty, commonly known as Jayachand. History says he was the traitor and that he betrayed his motherland. Surprisingly, Jayachandra is used as a synonym to a traitor in literature and common parlance. But is it really so? Let's check some facts about him. He was the son of the Garhwal king Vijay Chandra and Queen Chandra Lekha, and was the grandson of King Govinda Chandra, who levied reverse jizya on Muslims called Suruksha Dand. चलिए, कोई तो था। He ascended the throne in 1170 CE. He was the king of one of the richest lands in India. Many Muslim historians declared him as that was his mistake. Since he was the king of richest land in India, इसके लिए सबने बजाई है उसकी बेचारे। As he possessed the largest of territory. An inscription also found in Ayodhya, dated 1184 AD, which praises King Jayachandra, who erected a Vaishnav Ram temple in Ayodhya at Kreta के ठाकुर। अच्छा, मालूम है वो उसने, एक मिनट दादा, वो आईन-ए-अकबर में मालूम है क्यों लिखा होगा उसने? जी, अब्दुल फजल ने, क्योंकि वो अकबर का चमचा था ना वो। जी। और बाबर के किसी सिपाही ने तोड़ा था ना वो, जो वहाँ का राम मंदिर तोड़ा था। सिपाही नहीं था सर, उसका मतलब वो क्या था, लौंडा था। कमांडर लौंडा था। हाँ, अच्छा, ये भी देख लीजिएगा, पर गलत नहीं बोल रहा। कपूर ना, मलिक कपूर ना।
नहीं, वो बाबरी करके, उसका नाम बाबरी। बाबरी, वो लौंडा था बाबर का। अच्छा। अरे गिल्मा था दादा, सीधा बोलो ना, गिल्मा था। हाँ हाँ, चलो ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। टेम्पल त्रेता का इन ठाकुर अयोध्या इंस्क्रिप्शन एट फाउंड बाय त्रेता ए फ्योरा। के ठाकुर। हाँ, A. Fiora has found one inscription at Ayodhya in the debris of the Tiretaka Thakur temple, converted into a mosque by Aurangzeb. He thus wrote about this inscription. Inscription number ये 10, ये रोमन पढ़ना बड़ा मुश्किल है। एल मीन्स कितना होता है? 50। जो भी है, number so and so is written in 20 incomplete lines on a white sandstone, broken off at either end and split in two parts in the middle. It is dated somewhat 1241 or AD 1184, in the time of Jayachandra of Kannauj, whose praises it records for erecting a Vaishnav temple, from whence the stone was originally brought and appropriated by Aurangzeb in building his mosque known as Treta Ki Thakur. The original slab was discovered in the ruins of this masjid and is now in the Faizabad local museum. ये Then who जब राम proclaimed टेम्पल की खुदाई हो रही तब मिला ना ये? Ji, those who proclaimed Jai, then who proclaimed Jayachandra as a traitor? It was आईन-ए-अकबर, 16th century, that is 400 years after Prithviraj and Jayachandra, of by Abul Fazl ibn Mubarak, a courtier of Akbar's court. Abul Fazl made this fantasy about Jayachand joining Ghurids against Prithviraj in the Battle of Tarain. Interestingly, early Muslim historians never mention this thing, that Jayachand joined Ghurids against Prithviraj. Reference Tabaqat-e-Nasiri, Tajul Masif. ये screenshot from Tabaqat-e-Nasri. The Tabaqat-e-Nasri. He overthrew Rai Jayachand, and by that victory 300 and odd elephants fell into his hands. मतलब लड़ाई किए थे जयचंद. The Sultan marched from Ghazni and advanced towards Kannauj and Banaras and in the vicinity of Chandwa. He मतलब the Sultan overthrew ये Rai कुतुबुद्दीन की Jayachand. बात कर रहा है, ही माने कुतुबुद्दीन। हाँ, कुतुबुद्दीन. And in the vicinity of Chandawar, he overthrew Raja Jayachand. हाँ, उनको And by the मतलब victory पराजित किया. 301 और ठीक है, under the shadow of the certainty and तो auspicious जो ट्रेटर होगा लड़ाई थोड़ी करेगा. victory was conferred upon his slave Malik Karim, the benefactor ये जरूरी नहीं, नीचे का हिस्सा फिर बाद में क्या बोल रहे हैं? ये जगह पढ़ सकते हैं. This is he turned his That is, arms against Kannauj. अच्छा, हाँ, पढ़ो सर. That is he चलो turned. पढ़ते पढ़ते बड़ा करूं? That is नहीं हो जाएगा. That is he turned his arms against Kannauj and Banaras. The Raja of Kannauj and Banaras, his former ally, according to the Hindu account, against Rai Pithoda, had assembled numerous forces in consequence of Qutbuddin Aibak's aggressive policy, and was about to march against him. It was to support Qutbuddin Aibak that the Sultan again came into India, and an encounter, the Hindu writers say several encounters, took place between them on the Jamna, in which the Raja Jayachandra was slain. Some say as many as 600 and 640 elephants, one of which was a white one, were captured, besides a vast amount of other booty. The white elephant is probably the same as was presented subsequently by Ghiyasuddin Mahmud, the Sultan's nephew, to Sultan Mahmud. Khwarazm Shah. Farishta says the white elephant which was taken on this occasion soon after died. Jayachandra was killed in this action, and his body could not be recognized. At length, after much search, a body was found, but so disfigured with wounds that it could not be distinguished for certain by people. But on examining the mouth, it was found to be the body of the Raja, from the fact of his teeth being fastened with pegs of gold, and he being an old man. The probability is
They were false teeth or a set of not of his own, fastened by gold pins or wires. His stronghold, Asni, was also taken. अब और एक है ताजु ताजुल मासिर Masir, the Rai of Banaras Jaichand, the chief of idolatry and perdition, advanced to oppose the royal troops with an army, countless as the particles of sand, and the noise of the war drum proclaimed to the ears of the worshippers of one God, aid comes from the Almighty, and the sound of the silver kettle drums and the blast of the brazen trumpets resounded to heaven. Rhapsodical description of swords, spears, bow nooses, and archers. The Rai of Banaras, who prided himself on the number of his forces, war elephant seated on a lofty howdah, received a deadly wound from an arrow and fell from his exalted seat to the earth. His head was carried on the point of a spear to the commander, and his body was thrown to the dust of contempt. The impurities of idolatry were purged by the water of the sword from that land, and the country of Hind was freed from vice and superstition. अब बताओ, ये दोनों कंट्राडिक्टरी नहीं है? एक जगह बोलते उसकी बॉडी हाँ, मिली हाँ। नहीं थी और उसके दांतों से पहचाना उसको, यहाँ पे बोल रहे सिर काट के लेके गया। जो भी है मतलब मारे गए। वो On the लड़े, contrary, he is मारे called गए। as enemy of Islam who fought with this. Unfortunately, Naturally. the propagandists give reference to stories mentioned in the book like Eklota Pani, in which the word Jaichandi is used for traitor. Interestingly, the story which used the word Jaichandi also comes from Mughal court. Abbas Shahnama, written by Saja Kotiya, Rusturian traveler Abdul Hamid Lahori. अच्छा, ये एकलौता पानी की बात कर रहा है। इसी अब यहाँ पे there is great possibility. There's a great possibility that Badshah Nama is also inspired by Aini-Akbari as there's no other book other than this which told us that Jaichand joined Gurids. Even Prithviraj Raso did not make this mistake of Jaichand joining Gori. After the death of Prithviraj in 1192, Mlechas turned their attention towards the rich kingdom of the Gahadwalas. A brutal war took place in 1194 AD, where unfortunately Jayachandra was struck by an arrow and killed. Here I am attaching a piece of inscription found by A. Fiora, जो पढ़ रहा था मैं, which praises Jayachandra, now kept in a Lucknow museum. इसके बारे में कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था कि टूटा हुआ है बीच से, ऊपर और नीचे खंडित है। नहीं, लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत है क्या ये? नहीं, ये तो देवनागरी लग रहा है। संस्कृत और हिंदी। मेरे पास है ये वाली। रामभद्राय कुछ करके लिखा है ना, क्या है ये? इसमें कुछ लिखा होगा ऐसा क्या? The inscription by Führer presented. No doubt Prithviraj was a brave and patriotic king and Chand Bardaya Courtier. Prithviraj Courtier of Prithviraj, who wrote Prithviraj Raso book praising Prithviraj a lot, but he also wrote many fake things in his book which was discarded by many prominent historians like V.H. Oja, etc. The history of Jayachandra was quite detailed, which can't be mentioned completely here. So I am summarizing a few points. Jayachandra was a patriot, not a traitor. He never betrayed Prithviraj and joined Gori. Unfortunately, many Hindus say that we can't prove Jayachandra as a patriot in our life. This is particularly the mindset created by the Mughal historians like Abul Fazl and Lahori to defame our kings and record wrong history. So why the hesitation to rectify a mistake of calling Jayachandra a traitor? On one side, we are abusing Mughals, but on the other, we want to believe the myths coming right from the Mughal court. सही बात है। क्या करोगे? कितना गलत गलत पढ़ाया गया है, मतलब हमारे को तो पूरा पूरा दारू पिला रखी है इन लोगों ने यार, क्या है? ये विक्रम सिंह जी भाग गए क्या? उसकी बिटिया है ना, वो बिटिया सोने चली जाती होगी ना, उसके साथ में सोती होगी ना, वो 2 लड़कियां हैं ना उसके।
मेरे ख्याल में ये चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, एक मिनट, क्या है ये? इफ यू फील लाइक, तो इसको पढ़ना, नहीं तो फिर बताना मेरे को कि मैंने पढ़ ली, मतलब जरूरत नहीं है इसकी, ये एक चीज और है। जी। क्या है? ये है, किसी का फेसबुक का पेज है, नो योर भारत। हाँ ठीक है, पढ़ देता हूँ मैं। जयचंद्र Quetta, apparently not. Prithviraj Raso's negative portrayal of Kannauj King Jayachandra, not found in any contemporary text from the Chauhan king, has coined the word Jayachandi, meaning treacherous. There is no contemporary evidence to hold that Jayachandra joined Gurut. C.V. Vaid recently wrote, there is no evidence to hold that Jayachandra had ever called in Shahabuddin to attack Prithviraj as he was his enemy. It may be that he didn't assist Prithviraj when he collected a Confederate army. Probably Prithviraj did not call for Jayachandra's aid. Further, there is no evidence to hold that Jayachandra had incited the attack. No Muslim historian mentions it. And Prithviraj Raso also has no value as history of Prithviraj. In fact, Raso goes on to give false genealogical record of Chauhan family. Further, there is no evidence to hold that Jayachandra had incited the attack. ये बार बार आ गया ना फिर ये? हाँ। दो बार आ गया. Putting contemporary Mohammedan evidence and Abul Fazl account together, it can be inferred that Jayachandra fought against Muslim forces valiantly and was wounded in the battle. In order to avoid being captured, led his elephant into the Ganga and died by drowning in Ganga while crossing. यहाँ कुछ और लिख रहा है. यहाँ तो कुछ और लिख रहा है. भविष्य पुराण में क्या लिख रहा है? The fact is established that he died in the battle fighting Kutubuddin Airbak. Bhavishya Puran, Jayachandra, the famous king of Kanyakubja Desha of Antarvedi, was a powerful ruler. Jayachandra III, Khyato Bahusali Jitendriya, who conquered संस्कृत है भाई, संस्कृत है ये. हाँ, Goda, Vanga and Marudesh. Prabandha Kosh. It says that Jayanti Chandra conquered the earth as far as 700 yojanas, as a result of which he was known as king of 700 yojanas of land. Sapta Satayojanam Jana भूनाथो जयचंद्रो. हाँ, भूनाथ मतलब भूमि का नाथ. जयचंद्र मतलब जयचंद. सप्त मतलब 7. सत मतलब 100. हाँ, योजना वही चीज दिया हुआ. मतलब तोड़ कर करेंगे तो समझ में आ जाएगा. He's also mentioned to have besieged and conquered the capital of God, named Lakshanavati, ruled by Lakshan Sen. Same as. अच्छा, तुम्हारे वहां तक पहुंच गया था ये, बंगाल में? हाँ, बंगाल तक ना. Sen dynasty. This undoubtedly Jayachandra was a powerful ruler, great conqueror, and a patron of poets like Harsha, author of Nayashadya Mahakavya. Treta ka Thakur, inscription of Raja Jayachandra. A Führer wrote about Treta ka Thakur, inscription found at Ayodhya. ये पढ़ा मैं. हाँ, पढ़ लिया. हाँ, ये पढ़ लिया. हिस्ट्री. ये क्या है भाई? फोटो उसी वो जो पढ़े थे हम लोग. ये तो हो गया. और भी है कुछ इसमें, 4 है. हाँ, वो सब. हाँ, उसमें वो सब राय बनारस, the chief of idolatry and perdition, advanced to oppose the royal troops with an army, countless of the particles of sand. पढ़ लिया. तो हो गया. तो जयचंद was not a traitor, प्रूव हो गया ना. डाउट है क्या उन्नाव वाले को? किसी को डाउट नहीं. मैं बोल रहा हूँ कि अब मौत के बारे में जो भी मतलब डिफरेंसेस हो, इतना तो
तय है कि वो लड़े थे और लड़ते हुए मरे। अरे इन लोगों ने अपना जस्टिफिकेशन करने के लिए नाटक करके रख दिया है और कुछ नहीं यार। ये और हमारे तो रासो जो बेकार है, ये मुझे बहुत पहले पता था। ये बहुत पहले मुझे पता था कि पृथ्वीराज रासो जो है एकदम ऐसे ही, मतलब एक कविता के रूप में है, गाने के रूप में गाते हैं लोग राजस्थान वगैरह ये सब एरिया में, लेकिन वो बेकार चीज है। पूरा भरा पड़ा है गूगल पे इसके बारे में। ये भरा इसलिए पड़ा है कि अभी लोग जो है इकट्ठा किया मटेरियल, अब किताब सब दिया गया, इंस्क्रिप्शन मिल गया, सबसे प्रूफ मिलता है कि जो बोला गया था वो गलत है इस तरह से। पढ़ना मत, मैं पब्लिक को दिखा देता हूँ। ये एक और भी चीज मिली है, बहुत अच्छी चीज है ये, इसको देखो। अगर पढ़ने की जरूरत समझो तो पढ़ना, फिर नहीं तो छोड़ देना अरे इसको। सर मैं भी तो वहीं का हूँ ओरिजिनली। ये देखो क्या है, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा राजा था वो। हाँ लो, लाहौर, बाप रे, तराई, बठिंडा, ये महाराजा जयचंद, रियलिटी एंड फॉल्सहुड। We frequently hear that name, the Jayachand हाँ, as a पढ़ूँ traitor मैं? in every। पढ़ोगे? चलो पढ़ो। We frequently hear the name Jayachand as a traitor in everyday conversation. It's because in popular narratives he has been falsely portrayed as a ruler who backstabbed Prithviraj Chauhan in the Second Battle of Tarain in 1192 CE. According to these narratives, Jayachand invited and assisted the Muslim invader Muhammad Ghori in gaining a foothold in India by scheming to overthrow his arch rival Prithviraj. However, various historians like C.V. Vaidya, Roman Yogi, R.C. Majumdar, and others have dismissed such false claims and have proven that it is completely baseless to portray Jayachand as a traitor. The prevalent perception of Jayachand as a traitor stemmed from the Muslim text Ain-e-Akbari, which spread and propagated the legend of Jayachand siding with the Ghurids against the Chauhans. Ain-e-Akbari was written 400 years after the Battle of Tarain. It is not difficult to understand why authors of Ain-e-Akbari would want to peddle falsehood against great Hindu kings. They obviously wanted to create an anti-Hindu agenda. This false narrative was further rewritten without critical analysis in several other pieces of literature. Hence, this Muslim text served as the cradle of pushing this myth into the mainstream without any historical support. Even Prithviraj Raso, earliest and shortest recension, which mentions Jayachand and Prithviraj's feud, never accuses Jayachand of inviting Ghurids. Prithviraj Raso is a collection of uncritically edited writings rather than a single text. By all available evidence, it is clear that the Rasa was compiled at approximately 400 years after the time of Prithviraj Chauhan. The shortest Laghumatam recension has 400 stanzas, whereas the short Laghu recension has वेट वेट वेट, मैं भी पढ़ रहा होता हूँ ना तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, about 3 times as many. Similarly, the medium Madhyam recension is 3 times as long as the short recension, and the long Brihad recension is another threefold than previous. The vast majority of surviving Raso manuscripts derived from the long Brihad recension, and some academics date it to the 17th century. The 703 long recension text is especially well known. This recension was the first in modern times to be printed, and it is still the most well-known version of the epic. The shortest Laghutam recension of Raso, according to Namwar Singh, is undeniably older. Only 2 manuscripts of the shortest recension, Laghutam text exist, dated 1610 and 1640 CE. Mata Prasad Gupta has examined Prithviraj Raso's Laghutam recension. He has stated unequivocally that there is no friendship in Prithviraj Raso Laghutam recension between Ghurids and Jayachand.
अब उनके बारे में बताया गया, जयचंद कहाँ के थे, तो लैंड डोनेट किए। पढ़ो इसको, यहाँ से पढ़ो, नीचे से, यहाँ से अयोध्या का बताया गया। He नीचे erected the famous Ram temple of Ayodhya. He is said to have maintained a formidable army to defend his kingdom, corroborated from both Persian and Indic sources. A Furor found an inscription at Ayodhya and the debris of the Tretaka Thakur temple, which mentioned that Jayachand built this temple. According to Vishnu Hari inscription, Govinda Chandra, grandfather of Jayachand, was the monarch during whose reign was erected the famed Ram temple of Ayodhya, Ram Janam Bhoomi. The Taj-ul-Masir, a contemporary work, claims that after the defeat of Jayachand, the Turkish soldiers destroyed at Banaras alone nearly 1,000 temples and razed the mosques and their foundations. These claims of destruction, although exaggerated, prove that the Gaharwals built a large number of temples in their kingdom. In the literary world, Jayachand is known as the patron of Sri Harsha, the author of Naishadhya Charitra. Sri Harsha flourished at Jayachand's court and wrote the Naishadhya Charitra, which is considered as one of Sanskrit literature's 5 traditional Mahakavyas. संस्कृत में लिखा था उन्होंने, ठीक है। साइड में और है, the Gaharwala dynasty had a long history of opposing Muslim invaders, and they were successful in defending the Antarvedi region from Muslim incursions. Therefore, we learn from Gaharwal inscription that a tax called जो रिवर्स जिजिया की बात कर रहे हैं ना, was levied in the realm to cover the requirements for the war against the Turushka Muslim invaders. Jayachand continued his family Turushka fighting legacy. The Rambha Manjari, written in 1400 CE by Mayachandra Suri, claims that Jayachand defeated the Yavanas Muslims. The Purusha Pariksha Vidyapati fully supports this viewpoint. There is no evidence contemporaneous to Prithviraj and Jayachand which proves that he invited Gurids. Jayachand is depicted as a Hindu monarch who fought the Gurid army at Chandavar. In all the contemporary Persian chronicles like Taj-ul-Masir, Kamil-ut-Tawarik, and Tabakat-i-Nasri, the exaggerated contempt for Jayachand in these texts reflects the fact that the Muslims despised him and considered him as the enemy of Islam. Thus, we can deduce from contemporary evidence that Jayachand never urged the Ghurids to invade the Chauhans. In fact, he died fighting the Ghurids on the battlefield to protect his motherland. Moreover, amongst the Indic sources, the entire section dealing with Prithviraj and Muhammad Ghori in Hamira Mahakavya, written approximately in 1400 CE, does not even mention the name Jayachand. वही चीज घुमा फिरा कर बोल रहे हैं. The Raso is exaggerated. There's no reason to believe Raso's version of Prithviraj's marriage to Samyogita. यहाँ से पढ़ो तो थोड़ा सा अनंगपाल की बात कर रहा है. Raso even gets the Prithviraj's family's genealogy wrong. Genealogy को wrong बोल रहा है वो. रासो को नहीं, बार-बार बोल रहा है ये, और पहले भी हम लोग पढ़े हैं, कम से कम 3-4 दफे ये बता रहा है कि ये genealogy wrong है. Raso makes Prithviraj the grandson of Anangpal Tomar, who gave the rule of his kingdom to Prithviraj, while the facts are that neither Prithviraj was the grandson of Anangpal Tomar, nor could Delhi be given to him by the Tomar ruler, because it had already been conquered in 1163 CE by Vigraraj IV. The 16th century work Prithviraj Raso is an untrustworthy source for tracking the dynamics of the 12th century, as it is filled with historical inaccuracies and hyperboles. In summary, जिसने ये लिखा है कौन लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखने वाला? ये चांद बरदोई का नाम दिया गया है, लेकिन वो कैरेक्टर भी जो है ना, उसका भी आपको मतलब कहीं प्रॉपर रेफरेंस नहीं मिलेगा कि वो एग्जिस्ट करता था ये. लेकिन राजस्थान में वही सब गाना गाता है. मतलब गाना जो गाते हैं ना, मुसलमान लोग गाते हैं, ये आपको मालूम है. राजस्थान में जो गाते बजाते हैं ना,
हाँ, ज्यादातर उनका मुसलमान है होते ये। हैं, ओके ओके ये ओके। मुसलमान होते हैं, ये आप पता कर लीजिएगा। चांद बरदाई मुसलमान था क्या वो? नहीं, ये पता नहीं कौन था, लेकिन जो गाना गाते हैं राजस्थान में घूमते हुए देखिएगा, तो सारंगी सब बजा कर जो गाते हैं ना, तबला वबला बजा कर, सारे मुसलमान होते हैं। वो सारंगी रंगी बजाते हैं ना साथ में वो? हाँ, कपड़े से आपको पता नहीं चलेगा, चेहरे से भी मोछ वोछ रखते हैं राजपूत जैसे, मतलब राजस्थानी लोगों के जैसे, लेकिन वो मुसलमान होते हैं। ये आप थोड़ा कोराबरेट कर लीजिएगा, वहाँ के लोग कोई होंगे तो पूछ लीजिएगा। मुझे मालूम है इसलिए कि मेरे कुछ रिलेटिव वहाँ थे काफ़ी दिन, वही मुझे पहले बताए बचपन में कि वहाँ गाना जो गाते हैं वो सब मुसलमान होते हैं। ये क्या लिख रहा है पृथ्वी? मैं थोड़ा सा, एक मिनट, मैं सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये बोल नो रहा है प्रॉब्लम। पृथ्वीराज रासो के बारे में, मोस्ट मॉडर्न scholars do not consider Prithviraj Raso to have been composed during Prithviraj time. The text language points to a date much later than 12th. जो उसकी लैंग्वेज है ना, that was not being spoken in 12th century. समझ गए? ये शायद होगा कहीं पर। किंग Samrasi Sarsima Artho, whom it incorrectly described as a contemporary of Prithviraj. However, some scholars still believe that Chandra Bardai was a historical poet of। ठीक है, नहीं पढ़ना है इसके बारे में, जाने के लिए टाइम खराब हो जाता। मेरे को ऐसे क्यूरियोसिटी लग रही थी, ये तो पढ़ा लिखा होगा भी नहीं, कोर्ट पोएट था ना, ये इनके यहाँ होगा यार। वो जो थे ना बीरबल गुरबल, उनका कोई चमचा होगा, ये उसने लिखवाया होगा उनसे। निखिल साहब आ गए, हमारे नमस्कार जो जी। हिंदू और राजपूत थे ना, उसके गुलाम बन गए थे ना, उसमें से किसी ने लिखवाया होगा। पीछे वाला पढ़ो, इन समरी, ये पढ़ो तो। In summary, King Jayachandra was a brave ruler, not a traitor. Ignorant politicians, journalists, and public need to stop abusing this righteous, virtuous, Dharma-parayana king for something which he never did. It's about time we do justice to Maharaja Jayachandra. The Hindu community, especially the Kshatriya community, must demand that historians come forth and remove the unjustified blemish from this great king's record. It is a dharmic, sacred duty for all of us, not only to refrain from labeling a heroic, generous, and devout ruler with an entirely unjustified and unfair label, but also challenge anyone who, due to their ignorance or agenda, tries to use an obscene, hurtful, and false label on Maharaja Jayachandra. हमने भी अपना एफर्ट कर दिया जितना करना था भाई, और क्या कर सकते। लास्ट ये कंक्लूजन भी हो गया इसमें, तो कंक्लूडिंग पार्ट पड़े वो कंक्लूजन में है। निखिल साहब नमस्ते। जय श्री राम, सभी को नमस्ते। जय राजपूताना। प्रेम जी भी आ रहे हैं, प्रेम जी भी आ रही है। चलो अब डिस्कशन। प्रेम जी सत श्री अकाल। नमस्ते जी, सबको मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा काम में बिजी हूँ, सत श्री अकाल जी। सिंह सर को बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो आपका टॉपिक है वो स्वयं सिद्ध स्वयं सत्य है, इससे संपूर्ण समर्थन है जी। अरे नितिन, हम लोग तो उनके ही वंशज हैं, हमको तो जितनी तकलीफ होती है पूछिए मत। मैं आपको एक किला दिखाता हूँ जो जहाँ पर मुझे भी शामिल कीजिएगा, मुझे छोड़िए मत। अरे तुम तो वहीं के, तुम्हारे तो, हम तो वंशज बोल रहे हैं, तुम तो वहीं के हो। तुम्हारे तो अंदर क्या डीएनए आरएनए जितने भी सबके सब वहीं का कन्नौज का ही है भाई। ये जब भी कोई कहता है तो अंदर से पता नहीं आत्मा कह देती है कि गलत है ये, और वो आपने आज सिद्ध कर दिया है, तो बहुत बहुत साधुवाद। और इसके लिए आपने जो फैक्ट बताए हैं ये पूरे आप लिंक भी शेयर करिएगा, ताकि हम भी इसे फैक्ट को शेयर करके सबको समझाए बताएं कि जो। पर एक चीज वीवी सर, आप हम लोग एक चीज पकड़ रहे हैं कि जो हमको इतिहास जो थोपा गया पढ़ाया गया, जैसे पृथ्वीराज रासो है ना, तो ये वही हमको डिफाल्टर चीजें ज्यादा इतिहास में इंजेक्ट करी जाती जिनसे हम भ्रमित हो। हम अपने ही जो वीर जयचंद राजा जी थे, जो बलिदानी राजा हैं, उन पर ही हम डाउट करें, और ये हमारी आत्मा गवारती नहीं थी। तो जय महाराणा, जय राजपूताना, जयचंद जी की जय हो। और ये सत्य देश भक्त थे। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आज।
निखिल जी, मुझे पता चला कि गुजरात में एक रानी थी, हाँ, गुजरात में एक रानी थी जिसने ये क्या कहते हैं, तुर्कों को खदेड़ा था। वो सोलंकी राजवंश की थी। जी तो जी हाँ। मुझे वो लिंक मिलने से मैं सबको शेयर करूंगा। बहुत चीज मतलब हम लोगों को आज निखिल, पता चल प्राइवेट रहा में है। अपना नंबर दे दो ना, आपको हम लोग स्ट्रीम का लिंक भेज दिया करेंगे ना, सीधा का कभी सीधा कर ली। जी जी, मैं कभी आपको लिंक मैसेज में कभी कर देता आप हूँ, एक लोग सेकंड। अगर ये भाई ढूंढे जडेजा फैमिली ढूंढना, गुजरात में जडेजा, जिनको बिल्कुल इतिहास ने अंधकार में रखा है। जी जी ठीक है। और दूसरा, मैं इसलिए जुड़ा हूँ, मेरे पास ब्रेक है, तो चांद मियाँ की बात चल रही थी। चांद मियाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो भी थोपे गए हैं। जी जी। अच्छा, वो और चांद मियाँ, अच्छा प्रेम जी, वो मुसलमान ही था ना, चांद बरदाई? चांद बरदाई बोल रहे हैं ना उसको? मुसलमान सूफी हाँ, सूफी सूफी। और अब एक और कड़वी सच्चाई बताऊं, किसी को कड़वी ना लगे तो बता दूं। अरे हमें क्यों ये कड़वी जो लगी? जिसको कड़वी लगेगी तो और मिर्ची खा लेगा 2-4। ये जो गुग्गा पीर जी है ना, अभी ये भी थोपे गए हैं हमारे ऊपर। पृथ्वीराज चौहान के टाइम में गद्दार था। ओके 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 ओके। वो पृथ्वीराज चौहान के टाइम में इसने अपनी मौसी के लड़कों का कत्ल किया था। इनको ये भाग गए थे और भाग के चले गए थे मुसलमानों के यहाँ। क्या अच्छा। था, इनको सजा दी गई। हाँ, इनको सजा दी गई थी कि इनको जमीन में गाड़ा जाएगा, और जमीन ऐसी ढूंढनी थी जहाँ, क्योंकि जहाँ जमीन खोदते थे 100 फुट पे पानी आ जाता था। तो इनको जब पकड़ा गया, ये कन्वर्ट हो चुके थे, क्योंकि हमारे हिंदुज़म में मड़ी नहीं होती मेरे भाई, या होती है कोई मड़ी। तो ये सब लोग हमारे ऊपर थोपे गए हैं। ठीक है। ये कन्वर्ट हुआ था, सॉरी टू से दैट, ये भी चौहान फैमिली से आता है। इसने गद्दारी की थी, जब अपने मुसेरे भाइयों का कत्ल करके ये वहां चला गया, इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, और फिर इसको इस्लामियों ने हमारे सिर पे ऐसे ही थोपा है जैसे चांद मियाँ को थोपा गया है। ये पृथ्वीराज चौहान के टाइम में था। गोगा ठीक देव जी है, की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। गोगा देव जी नहीं, गोगा मड़ी। हाँ जी। हमारे अरे हमारे यहाँ मड़ी नहीं, हमारे यहाँ मड़ी नहीं होती किसी के सनातनियों में। भोलेनाथ बाप रे। मतलब इस सत्य के बाद तो निशब्द हो गए, क्योंकि अब और भी सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं सही है, मतलब कटु सत्य है, वाकई में आपने कटु सत्य ही बताया। देखिए सनातन को जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया ना इन लोगों ने, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। ठीक है। ये जो हर जगह ला देते हैं, हर जगह हम सिर झुका देते हैं, हर जगह हम ईंटें फेंक देते हैं। भाई ये जो कब्रें बनाई हैं, जो मड़ियाँ बनाई हैं, मुसलमानों ने नहीं बनाई। मैंने अपनी आंखों से देखी, ईंट की ट्रॉली निकलती है या ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक निकलता है, वहां ईंटें डालते हैं अपने हिंदू भाई, और फिर वहां कोई ना कोई मुस्लिम चादर उठा के बैठ जाता है और उनकी इनकम का साधन बन जाता है। और बेवकूफ हमारे लोग हैं जो वहां पैसे चढ़ाते हैं, फिर हम ही बनाते हैं, हम ही इनकम का सोर्स देते हैं उनको बना के। तो ऐसा नहीं है यार, ये कुछ नहीं है, मियाँ मुया कुछ नहीं है। मैंने तो दुख आता है कई बार, हमारे अब मंदिरों में रखा है उसको मियाँ को रखा है, चांद मियाँ को। लोग डीपी लगा के रखते हैं उसकी यार, चांद मियाँ की। तो कुछ नहीं है, वो ऐसी है जैसे गोगा पीर है, कुछ नहीं है वो। तेजवीर भाई नमस्ते। तेजवीर जी नमस्ते। जी दादा नमस्ते। क्या हुआ, चुप हो तुम? कुछ बोलो भाई। हम लोगों ने बोल दिया, बहुत हो गया बोलना, अब आप लोगों को बोलना है। दादा थोड़ा सा काम चल रहा था, मैं आपको सुन ही रहा था इसलिए।
जी दादा सर, जी बोलिए जय दादा। मैंने एक लिंक डाला है प्राइवेट चैट में। जब भी कभी कोई हिस्टोरिकल फैक्ट का अगर हो तो एक केरला से एक लड़की है, क्वाइट यंग, कीर्ति। ये एक स्ट्रिंग जो चैनल है ना, केरला का लड़का है, दाढ़ी हाँ है, वो हाँ बड़ा अच्छा बोलता है। उसी के थ्रू कनेक्ट, मतलब मैं एक चैनल से तो ये शिकम, और लगता है शायद ये हिस्ट्री इसका बैकग्राउंड शायद कॉलेज में मेजर हिस्ट्री रहा होगा। तो ये अच्छा काम कर रही है, इसको मैं कई बार सुनता हूँ हिस्टोरिकल फैक्ट्स का। तो इट्स वर्थ वाचिंग हर चैनल। शी मस्ट बी इन मिड 20s, नॉट मोर देन दैट। जरूर सुनेंगे तो। ऐसा है ना इन दादा, जो यंग बच्चे अब काम कर रहे हैं इनको इनकरेज करना चाहिए। जैसे इनके चैनल पे गए, कमेंट लिख दिया, बिल्कुल बिल्कुल। कर दिया, तो उनको इनकरेजमेंट मिले। क्या बात है, 9 लाख सब्सक्राइबर है उसके ऊपर। अच्छा, गुड। चलो हम भी सब्सक्राइब कर लेते हैं इसको। ये मैं भी कर दिया। लेकिन अभी के कभी मौका मिले तो ट्राई टू कनेक्ट विद हर। I'm not क्या बोलते हैं, प्रेशराइजिंग यू, बट आई कांट, क्या बोलूंगा, मुझे इसको शेयर करना है, मुझे इतना वो लग रहा है इस चीज को, तो शेयर करो सर। मतलब पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए कि ये भी क्या चीज थी। मैं जहाँ से मैं जो दिखा रहा हूँ वहीं से पढ़ना, यहाँ से पढ़ो बस। दिख रहा है, इंडिया फैक्ट का है ये। आने दीजिए, आ गया। आईन-ए-अकबर में पढ़िए तो क्या लिख रहा है। आईन-ए-अकबर. It was in circa 1600, again a good 400 years later, that Abul Fazl first demonized Maharaja Jayachandra in आईन-ए-अकबर. फर्स्ट इज टू बी नोटेड। हाँ, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, यू आर एन एडवोकेट, वर्ड तो पढ़ो। फर्स्ट बोल रहा है, पहली बार। फर्स्ट डेमोनाइज। मतलब यहाँ पर पृथ्वीराज राठौर का नाम नहीं आ रहा है अभी तक। इसने पहली बार शुरू किया है, उसके बाद आगे पढ़ो। The religious practice of concealment and deceit prescribed in Islam as al-taqiyya has been well known since medieval times. Bards, poets, and historians have been religiously duty-bound to extol the glories of Islam, even if it required subterfuge. Since the time of आईन-ए-अकबर, an uninterrupted Hellenization of Rajput valor has become set in stone, almost literally. Prithviraj's humiliating torture and imprisonment seems well designed to make the Rajput look weak, vulnerable, and humiliated in front of the might of Islam. The dehumanization of women has always been the leitmotif of Islamic conquest, and Samyogita's role as the abjectly violated woman becomes a categorical imperative. If the woman herself did not exist, then she was created, if only in the diseased minds of the propagandists. Internecine battles among the Rajputs also created the smoke and mirror effect to deflect from the actual sequence of events that did not put the invader in a good light. Thus, it is thus very clear that Maharaja Jayachandra was not a traitor.
he was scapegoated. In 1936, the Bharat Sankshodhan Mandal approached several political parties of the time with evidentiary proof to correct this bit of history around Jayachandra. But this attempt was thwarted then, as it is thwarted now. With independence in 1947, Maulana very Azad important, very important, very important. मैंने इसीलिए बोला I cannot resist in showing this. became the country's first educational minister, while the conqueror's history was printed in school books under his watch. Hyphenated entities like IPTA captured the country's popular cultural imagination through film, art, and literature. Self-appointed custodians of India's secular fabric, eminent intellectuals like Habib, Tanveer, and Romila Thapar ensured that Dharma Rakshak kings of Bharatvarsha were tarred and feathered. While this narrative was being written, voices of local historians in local universities were drowned out. A professor of medieval Indian history, Ramesh Tiwari, pointed out that blaming Chand Bardai, the court poet, on Chauhan, no historian has branded Jayachandra a traitor. Citing the works of the 11th century poet Ballava Dev, Hindi critic Ramchandra Shukla has said that Jayachandra had not done anything which could be termed as treason. Shukla has also made references to the writings of two poets of the time, Bhatta Kedar and Madhukar, who have showered praises upon the king of Kannauj. A chronicler of Kannauj's history, Anand Swarup Mishra, and a well-known writer from the area, Lakshmikant Pandey, have lauded Jayachandra as a great king, but vernacular voices are known to fall on deaf ears. Today, we have reached a time when left, right, or center, communist or capitalist, Jayachandra is a synonym for traitor. A harsh reminder of A harsh reminder of the extent of indoctrination of our people. A harsh reminder of the extent of indoctrination of our people. It might well be asked, how does it matter and why is it even important? It is. History is not just a subject in school to get passing marks in. History is heritage. History is civilizational identity. And when villains are valorized and valor is villainized, it is not par for the course. It's a course that needs to be corrected. The process has begun. The Member of Parliament withdrew a statement on Jayachandra. About time. ये पीटीआई का है, कन्नौज 9 मई 2005. बहुत शांति है, तूफान आने वाला है क्या? लोग दुखी हो रहे हैं. मैं ही चुप हूँ. देखिए, मैं बहुत ही कम बोल रहा हूँ. क्या बोलूं? ये हमारी जात है, ये हम लोग इस जात के ठाकुर हैं. जी जी. पढ़ो, इसमें थोड़ा मालूम पड़ जाएगा. जो अभी वो विक्रम बता रहा था ना, Kahanpuria or Kahanvanshi is a Rajput clan. Maharaja Khan Dev was the originator of this dynasty, whose empire was spread over the districts of Awadh and established the capital of his empire by establishing Kanpur on the banks of the Sai River in Rai Bareli district, and another Kanpur was established on the banks of the Ganga River by Maharaja Khan Dev in around 1217, which is the major city of Uttar Pradesh, which is the impaired name of Kanpur. Best example in Prayagraj. There are three brothers, Hira Singh, Yogendra Singh, and Vijendra Singh. They are living in Karehada village near Yamuna Bank River. History. The name of the Kshatriya dynasty is called Kanpuriya Kanvanshi due to the name of Maharaja Khan and residing in this Kanpur. Originally, Kanpuriya dynasty is a branch of Chandra Vansh. In the 12th century, Jhansi, Allahabad,
झुंसी है क्या? इलाहाबाद झूसी ना झूसी ना हाँ, झूसी संगम के इलाहाबाद सामने है ना, वो गंगा पार उस तरफ। अच्छा अच्छा, गंगा पार है। अच्छा अच्छा, तो इधर 12th इलाहाबाद सेंचुरी है, गंगा पार की तरफ झूसी है, क्रॉस करो किसी को। नहीं गया हूँ मैं सर, इलाहाबाद तो गया हूँ लेकिन उधर जाने का मौका नहीं मिला। संगम से दिखाई देता है सामने, झूसी है उधर एक मैं तरफ। गया हूँ लेकिन दूर दिखाई देता है ना, एकदम इतना मालूम नहीं है। साउथ की तरफ वो नैनी है और हाँ ईस्ट की हाँ तरफ हाँ वो हाँ, झूसी है। साउथ की तरफ वो अच्छा नैनी है और ईस्ट की तरफ वो झूसी है, ऐसा है। अच्छा। In the 12th century, Jhusi Allahabad, now Prayagraj, was the stronghold of the Chandravanshi Kshatriyas from Jhusi. The Chandravanshi Kshatriya king was Karn Dev, who was the commander of the army of King Jayachand Gaharwar of Kannauj. King Karn Dev was married to Bhagwan Kumari Gaharwar, Bindumati, the daughter of King Manikchand, brother of King Jayachand. देखा, King Karn Dev fought fiercely with ये Muhammad ब्रदर Ghori and मानिक Qutbuddin चंद Aibak. को भाई थे। हाँ, आगे King पढ़ो। Karndev fought fiercely with Muhammad Ghori and Qutbuddin Aibak, in which the enemy commander Abdul Rahim was killed by King Karndev, but later King Karndev was also martyred in the battle. When King Karndev was martyred, his wife or King Manik Chand's daughter Bhagwant Kumari Gaharwar was pregnant. To protect her, King Manik Chand took her daughter to the Gogaso ashram in Rai Bareli district of Rishi Shukshma Muni Ji, and the same Maharaja Kamdev Raja Khan was born. Maharaja Kamdev was the heroic son of King Karndev and Bhagwant Kumari Gaharwar, and King Manikchand was his maternal grandfather. When Maharaja Kamdev was young, Rishi Shukshma Muniji blessed him to be the originator of the new Kshatriya dynasty, Kanpuriya dynasty, and while giving blessings, Rishi Shukshma Muniji said that you spread your empire in 7 days. If you spread your empire in 7 days, you will be victorious. Maharaja Kamdev established his kingdom in an area of more than 14 parganas in the district of Awadh, whose capital was Kanpur, near the Sai River, and another Kanpur was established on the banks of the Ganga River by Maharaja Khan, which is the major city of Uttar Pradesh, which, which is the impaired name of Kanpur. Maharaja Kamdev first married the daughter of the Vishan Kshatriya king of Majhauli Deoria, and the second married the daughter of Trilok Chandi, Bais Kshatriya king of Hajipur, Bihar. Maharaja Kamdev had three sons. The eldest son, Maharaja Sahas, who established the Strait of Kathola in Pratapgarh district, and his later descendants established Nayan state and Nuruddinpur, Kaharia state. The second Maharaja Rahas expanded his empire in the Gaura Katari region. Further descendants of Maharaja Rahas established all three states: Katari state, Dakhinwara state, Kiloi state, हम लोग Shahmos यहाँ से state, हैं, हम हाँ लोग हाँ यहाँ हाँ, से हैं, तिलोई स्टेट से। Tekari state, Chandapur state, Simrauta state, Atheha state, Rajapur state, Umrar state, Bhubaneswar state, Hargaon state, Jammu state, Barolia state, Resi state. The third son of Maharaja Kamdev was Raja Udam, who got a Darra area in Pratapgarh district in succession. The area बस was बस 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 बस, छोड़ दो। ये है, अब हम लोगों ने तो बचपन में जिसे बोलते हैं ना, बच्चों की घुट्टी में पिया है ना, ये कि शुरू से हमारे को इतना गुस्सा आता था। हम लोग पिताजी से बोलते थे कि हम लोग तो वो हैं, ट्रेटर हैं। तो बोले ठीक है, अब क्या करोगे, जब इतिहास सही आएगा तो मालूम पड़ेगा। अब मालूम पड़ता है कि हाँ, ट्रेटर कौन है कौन नहीं है। दादा यही हर किसी के साथ किया। अलेक्जेंडर को ग्रेट बनाने के लिए पोरस को हरा दिया, यानी पुरुषोत्तम को, ठीक है, जबकि पुरुषोत्तम को देखते ही फट गई थी उसकी। सिलवा नहीं पाया था, बेबीलोन में फटी फटी में ही मर गया था वो। कहानी चलो भी दादा कैसे
कमेंट ले लो लोगों के, बंद करो, 2 घंटे हो गए। चलो फिर कमेंट लेते हैं, ऊपर की साइड से चलते हैं, पहले एएम दादा के कमेंट लेते हैं। गलत हिस्ट्री को सुधारा जाए और हम ही कर सकते हैं इसको, कम से कम प्रयास तो करें। और जहाँ से पढ़ रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि अभी के हिस्टोरियंस जो हैं तो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ सर आप नोटिस किए कि आरसी मजूमदार और उसके पहले जो लोग थे उनके इसमें जो हिस्ट्री जो सही था उनके समय जो लिखा गया था, उसके बाद जो हिस्टोरियंस आए लेफ्टिस्ट वही जो है गड़बड़ किए सब सारे। हम तो उनको ही कोट करते हैं ना हर जगह, आरसी मजूमदार, जदुनाथ सरकार। समस्या तो यही है कि हिस्ट्री जो लिखने का जो ठेका है ना, उनको तो वो उनको दे दिया गया था ना। वो कल कौन सा डिस्कशन चल रहा था कि जो हिस्ट्री का चेयरमैन बनाया गया था, हिस्ट्री काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया था, वो इरफान हबीब के बाप को बनाया गया था, किसको बनाया गया था? हाँ दादा, वो चाचा था। हाँ, तो क्या करोगे? रोमिला थापा जैसे अगर होंगे तो क्या आरसी मजूमदार कितनी चलने वाली है भाई? उसका बाप भी हिस्टोरियन था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही था। मैं तो ये सोचता हूँ भाई, ऐसे इतिहास लिखने वाले जितने भी थे दलाल थे, इनको पैसा मिलता था, इस तरीके से हिस्ट्री लिखो। और उसी अभी जैसे कल क्या हुआ, अजय माकन ने कितना बजाया उनको, अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को कितना बजाया उसने। और दूसरा क्या है, वो जब इंदिरा गांधी पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन कर सकती हैं, जब राजीव गांधी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का उद्घाटन कर सकते हैं, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही भाई? और माकन ने क्या क्या बोला कि जिस समय हम यहाँ पर थे, मतलब 1954 की बात कर रहा है, उस समय तक वहां पर कोई चांसलर हुआ करता या कमिश्नर हुआ करता दिल्ली का, और दिल्ली कमिश्नर को और वहां पर मुख्यमंत्री हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू ने 1954 के आसपास में वहां से मुख्यमंत्री को हटा दिया था। उसने बोला ये हमारा है, हम लोग यहाँ पे कैपिटल है, इसको हम संभालेंगे। अब जितने भी लेफ्ट वाले हैं और ये जो कम्युनिस्ट हैं, वो लोग क्या लिखेंगे कि जो भी गड़बड़ कर रहा है वो आज की सरकार कर रही है। मैं आज की सरकार के ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें तो अच्छी हैं। 100 साल 150 साल पुरानी जो वो थी पार्लियामेंट हाउस था, उसको बना करके अगर नया बनाया है तो तुम्हारा क्या उखड़ रहा है उसमें? अब ऐसे ही है, ये लोग कुछ भी, मतलब किसी भी बात को पैसा लेकर के कुछ भी, जो जर्नलिस्ट है आज के, वो भी क्या है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी लिखते हैं वो लोग। और जहां से मजूमदार दादा है वहां के तो जर्नलिस्ट लोगों को तो पता नहीं क्या भांग पी के लिखते हैं, या दारू पी के लिखते हैं, या अफीम पी के लिखते हैं, या चरस पी के लिखते हैं, क्या कोकेन पी के लिखते हैं। बाप रे, वो जो स्टेट्समैन है, टेलीग्राफ है, क्या जहर उगलता है लोग। दो पेपर मैं लेना छोड़ दिया हूँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ले रहा हूँ, उसमें टाइटल भी उठपटांग लिख देता है भाई, टाइटल में मालूम पड़ता है कि फास्ट है ये लोग। तो यही है, यही हिस्ट्री बनेगी। जब कोई कंपाइल करेगा, हिस्ट्री लिखेगा, तो स्टेट्समैन, टेलीग्राफ और यही तो लेकर के बैठेगा। जी बोल रहे थे कुछ, बोलिए। हाँ दादा, ये बस क्या कहें, ये जो मीडिया के है ना, ये भी बरोसल कोठे ही हैं। मैं तो इनको कोठे ही कहता हूँ। ये अपने हिसाब से दाम लगाते हैं, अपने हिसाब से सारा काम करते हैं, और बड़ी अच्छी स्टीम रही आज। आपने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। मैंने तो एक दिन भयंकर गाली दी थी कि जो आदमी मेडिकल में नहीं जा सकता, जो एमबीए नहीं बन सकता, जो आईएएस नहीं बन सकता, जो इंजीनियर नहीं बन सकता, सबसे घटिया काम है। वो क्या करेगा, प्रणव राय के पैर पकड़ेगा उसका बाप और बोलेगा भाई उसको जर्नलिस्ट बना दे, तो बना देगा, बन जाएगा, और वो वही बकवास करेगा। फिर क्या शकल सूरत कैसी होती है। आजकल तो ये है कि जो जितने भी वहां पे बैठती हैं, एंकर बैठती हैं, वो सारी की सारी तो टांग दिखाती हैं, जैसे वो अमेरिका में पैदा हुई हूँ। आधी ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है ना, वो अपना क्या, वो एक दिन जय भारती साहब कुछ बोल रहे थे, वो जो क्लीवेज दिखाती हैं यहाँ पर, इस तरीके से तो वो करते हैं, जिससे कि लोग वहां पे बैठ करके इनको ना देखें, इनकी शक्ल देखते रहे, और कुछ भी बकवास करते हैं, नथिंग डूइंग,
कल कश्मीर में वहां पर वो डिप्लोमेट, फॉरेन डिप्लोमेट्स आए थे, आपको कैसा लगा कश्मीर? आप पहली बार आए थे, दूसरी बार आए थे, क्या नाटक है यार, अजीब तमाशा तुम्हारे साथ में, सेम ऑन यू। खंडवा नरेश बोलो तो कुछ। मेरी दादा एक बात पूछनी थी, ये जो आपके चौहान आते हैं, ये अजमेर के आसपास तो कहीं है नहीं, फिर पृथ्वीराज चौहान मतलब ये कोई वहाँ चौहान दिखाई नहीं देते राजस्थान? में पहले थे ये लोग, अजमेर से यहाँ पे आए थे ना ये लोग, चौहान लोग अजमेर से आए थे। हाँ हाँ, लेकिन वहां पर तो पूरा का पूरा मतलब जो भी चौहान बना था, जो चौहान था, उनको सबको तो कन्वर्ट कर दिया ना। आप देखिए ना यहाँ पर हापुड़ के आसपास में पूरा पूरा कुछ 200 गांव हैं जो सारे के सारे चौहान है, वो मुसलमान बन गए हैं। लेकिन फिर सिसोदिया क्यों नहीं बने? यहाँ 250 गांव सिसोदिया के, सिसोदिया तो सारे सिसोदिया है। इनको सिसोदिया लोग तो उधर आगे अजमेर के तरफ के चाहिए, मेवाड़ में थे ना ये लोग आगे तरफ को, तो इनको उधर से जो गुजरात के प्रतिहाराज थे उनको सपोर्ट मिल रहा था, तो उधर ज्यादा किया नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, वो पापी तो वहीं बैठा होता ना अजमेर में, जहर फैलाने वाला चिश्ती। उसे जितने भी वहां पर थे, जितने भी थे वहां पर बचे भी होंगे, उनको सबको तो कन्वर्ट कर दिया उसने। दादा एक तो हमारे यहाँ पर इटावा साइड में है, सब भाग करके इधर से गए थे। इटावा साइड में, एटा में, मैनपुरी में चौहान है, उधर दिल्ली साइड में कोई नहीं मिलता। एटावा में आपके कौशल हैं, चौहान कम है, पुंडीर कम है। पुंडीर वाली बेल्ट आ गई आपकी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर इधर की तरफ आ गई आपकी। इधर पुंडीर और तोमर होंगे उधर। हाँ, पुंडीर है, तोमर कम है और पुंडीर है। अच्छा, अगर आप उस तरफ जाते हैं, सिसोदिया का लास्ट गांव जाके लास्ट पड़, दादा यहाँ के मुसलमानों का रोना बड़ा तगड़ा है। ये साला कुछ भी होता है दूसरी तरफ बाप ढूंढते हैं। बाहर देखेंगे, तुर्की से बाप आ जाए, सऊदी से बाप आ जाए, या जो है यूएई से बाप आ जाए, चाहे अफगानिस्तान से आ जाए, कहीं से भी ये बाप बाहर का ही ढूंढते, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता। यहाँ बाप क्या कम है इनके? अरे अभी तो एक नया ट्रेंड चला है कि जब भी सऊदिया में तेल मिला ना, उसके बाद जब ये जाते थे ना वहां पर नौकरी करने के लिए मुसलमान लोग, तो वापस आते थे तो जिनके पास में पैसा बहुत होता था, वहां से पैसा भी बहुत भेजते थे। तो ये दूसरे को बोलते थे, तेरे को सऊदिया चलना है क्या? कि हाँ मेरे को नहीं चल यार, बहुत पैसा आता है, चल ठीक कन्वर्ट हो जा। पहले मेरे आसपास में कितने लोग हैं जो सऊदिया गए हैं, सिर्फ कन्वर्ट होके गए हैं। वो मौर्य थे, वो यादव थे, सारे के सारे गए उधर पैसा कमाने के लिए, और कमा कर वापस आकर फिर अपना जो हिंदू क्यों नहीं बन गए? अरे फिर तो हमको मारने को तैयार बैठे होते हैं ना सर, वो कट्टर हो जाते हैं वो लोग। अगर आप अरब पे जाकर के आए वहां पर, तो फिर वहां से आने के बाद में तो यू हैव टू बी फंडामेंटलिस्ट ओनली। इन्वेस्टमेंट पेड ऑफ, ये इसी तरीके से पे ऑफ करता है कि आपको पहले मारने के लिए पूरा विश्व ने एक बात समझ ली थी कि भारत के किसी भी व्यक्ति को सामने से मार पाना असंभव है। इन्हें जो प्लान है वो तो छोड़िए, देवता भी इनसे पंगे नहीं ले सकते। आपने पुरु जी का जो एग्जाम्पल दिया था, सिकंदर भी फट के मर गया था। पूरे विश्व को तब भी पता था, आज भी पता था कि भारत के एक भी व्यक्ति से आमने सामने की वार में कभी कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तब फिर ये जो आपने पूरे एग्जाम्पल अभी लिए गिनाए, उन्होंने फिर क्या, एक प्रॉक्सी वार, वो जो सर बताते कि फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करके हमको यूज करना रहता है। वॉर हमारी अनवरत है। आज के लोगों ने आंख मूंद लिया। आंख मूंदने का कार्य हुआ पॉलिसी बनाकर। पॉलिसी कैसी हुई? 1947 में एक लॉलीपॉप दिया गया, पॉलिसी बनाकर हमारे देश के टुकड़े करे गए।
अब उनको एक बोल दिया कि सेकुलरिज्म है, इनको लिबरल कर दिया जाए। वो टुकड़े करने के बाद में जस्टिफाइड करा गया कि आपको बांग्लादेश में हिंदू को काटा जाएगा, पर आप क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उनका इंटरनल मैटर है। पाकिस्तान में हिंदू काटे जाएंगे पर आप नहीं बोलेंगे क्योंकि पाकिस्तान अलग कंट्री का मैटर है। तो पॉलिसी बना बना के बेवकूफ़ बनाया गया। और आपने कहा कि बताया कि जो कन्वर्जन होता है, अब कन्वर्जन का प्रॉफिट बताता हूँ क्या होता है कि पहले तो भैया सेना लाऊंगा, एक आर्मी को मैं ट्रेन करके यूके यूएस से अब्राहमिक वर्ल्ड से लेके आऊँगा, वहाँ से उसको ट्रेन करके लाऊंगा, उस पर एक्सपेंस करूँगा, शिप में बिठाऊंगा, वेपनरी दूंगा, अब्बा डब्बा चब्बा सब खर्च करूँगा, बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। पर बहुत चीप क्या पड़ेगा, मैं आपके यहाँ के ही व्यक्ति को रिक्रूट कर दूँ, आपके परिवार के व्यक्ति को ही रिक्रूट कर दूँ। मेरे खुद के परिवार में अगर मेरा भाई ही गलत शिक्षा प्राप्त करके मुझे ही काटने लग जाए तो ये सबसे सस्ता पड़ेगा ना। मुझे इन्वेस्ट क्या करना है। अभी आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी कि वो जो एंकर लोग आजकल जो होते हैं वो उनका मीडिया का रिप्रेजेंटेशन कम होता है और अलग गलत चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन करके वो अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ाती है। तो वेस्ट वर्ल्ड ने वही एक्सप्लॉइट करा कि इन्हीं चीज़ों को आप भारतीय व्यक्ति को सामने से युद्ध करोगे वो उसका सारा धर्म लगा देगा। प्रॉक्सी वार करो इनसे, इनको बरगलाओ फुसलाओ कर करके बहला के इनका जनमत बना के, तो ये सत्य बोलने वाले को ही चुप कर देंगे। अब आप देखिए, हम सब ने हिस्टोरिकल सत्य पे आज हमने स्ट्रीम आपकी हुई है। श्री जयचंद जी को जब कोई गलत कहता था हमें आत्मा, हम बोल नहीं पाते थे क्या करें, पर सुन लेते थे। आज हमने सत्य फैक्ट बनाए हैं ये, और भगवान की दया से ऐसा होता है जब भी हमारे यहाँ से मुँह से सत्य निकला है वो 4-5 दिन में कन्वर्ट होके आता है, सत्य हाथों में आने लगता है। श्री महाराजा जयचंद्र जी का बलिदान सबके सामने आएगा। और एक हमारे सभी से अब फोरम्स पे भी, हिंदू फोरम्स जो हैं देश की फोरम में है, वहाँ पर भी रिक्वेस्ट करेगा कि पूरा इतिहास जो हमारा है इसको कम से कम रीरिटन न करो, तो सत्य इतिहास की बना के कुछ तो लाइब्रेरी रखो, सत्य इतिहास बना बना के तो रखो कि एक साल में कम, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इतिहास पढ़ने में। हमको अगर सत्य इतिहास भी पढ़ना है ना, पूरे पहली से लेकर 12वीं छोड़िए, पीएचडी लेवल का इतिहास पूरा एक साल में पढ़ लिया जाएगा। हमें अब बना के रीरिटन करना होगा। श्री महाराज जयचंद्र जी हैं, हमारे सोलंकी परिवार हैं जो गुजरात में, दुर्गावती माता हैं, चेन्नम्मा जी, ऐसे ऐसे परिवारों का सत्य इतिहास सामने लाइए। और एक पन्नाधाय माता की जो कथा है उसमें भी जो वो कथा में जो पर्सन नेगेटिव हुआ था उसको नेगेटिव पर्सन का इन्फ्लुएंसर आज तक नहीं बताया किसी ने। पन्नाधाय माता के केस में जो वो नेगेटिव पर्सन बलवीर को इन्फ्लुएंस करने वाला था वो नेगेटिव इन्फ्लुएंसर नहीं बताया। हमको ये इतिहास और हमारी जो प्रजा है, जनता है, उसके अंदर में क्षुब्ध भावना हटानी पड़ेगी कि हम वीर रजवाड़ों से हैं। पृथ्वीराज दादाजी हमारे थे, चंद्रशेखर तिवारी दादा थे हमारे, जयचंद दादाजी थे हमारे, ऐसे ऐसे मेवाड़ के राजा हैं, राजपूताना हैं, बुंदेलखंडी हैं, हमारे 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 साउथ में ऐसे ऐसे तपस्वी हुए, ऐसे तपस्वी हम जागृत करते जाएंगे। तो देखिए आप बीपी सिंह सर, हमारे परिवार में जागृत होगा, पौरुषत्व जागृत होगा। और जो अनवरत युद्ध है इसमें हम बहुत सालों से चुप बैठे हैं, बहुत लोगों को हमने झेल लिया। एजुकेशन मिनिस्टर भी जो आए थे उन्होंने भी खेल लिया, किताबें ही फेंकी, कुछ दिन बरगलाए, चले गए। सत्य सामने आएगा और विजयी होगा। यही मुझे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस पर कुछ और थॉट प्रोसेस भी लगाई है, वो भी मैं आपके साथ आगे साझा करूँगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। प्रदीप भाई, प्रदीप साहब, आवाज आ रही है जी? जी दादा, मैं बोल रहा था, मुझे लगा मैंने अनम्यूट कर दिया, लेकिन म्यूट ही था अभी तक। क्लोजिंग रिमार्क्स पर दे दीजिए। जी, तो मैं भी क्लोजिंग रिमार्क्स दे देता हूँ। वो ये है कि ये जो गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है हमें,
कई बार मैं बच्चों को बोलता था जब वो हिस्ट्री पढ़ते थे, तो उन्हें लगता नहीं था कि ये सच होगी, लेकिन धीरे-धीरे सच सामने आने लगा। ठीक है, और दूसरी बात जो है, रही बात यहाँ के मुसलमानों की, वो हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं। तो बस यही है, एक तरीके की गद्दारी ही है, जो इनका धर्म इनसे गद्दारी करवाता है और लगातार करवाता है, हर वक़्त करवाता है, हर बार करवाता है। किसी भी एग्ज़ाम्पल को आप उठा लीजिए, इन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा, दूसरों को क्या छोड़ेंगे। इनके खुद के जो है प्रोफेट साहब की डेड बॉडी पड़ी रही, आपस में लड़ रहे थे, उनके परिवार को नहीं छोड़ा। तो ये इनके सॉफ्टवेयर में ही ऐसा करप्शन है। तो हिस्ट्री सही करी जाए, बस यही उम्मीद करते हैं। और कंक्लूड करूँ क्या दादा, मतलब रैप अप करूँ? ये फिर अपना बात करेंगे उसके बाद। जी, अगर किसी के और कोई रिमार्क्स हैं तो दे सकता है। वीवी दादा कुछ कहना है क्या? मैं थोड़ा 2 शब्द कहूँगा जी, फिर मैं म्यूट हो जाऊँगा। जी। देखिए, वहाँ तो मैं बाद में जाऊँगा, तो ये इन्वेडर्स आते थे लड़ने, ये वहाँ से कोई हज़ारों में थोड़ी आते थे, यहीं हायर कर लेते लोग, यहीं मिल जाते थे। और हमें अपने घर में देखना होगा, ठीक है? ये देखना होगा, मैं किसी को या किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन हमें ये भी देखना होगा आंखें खोल के, मीडिया से बाहर जाके, कि ये ड्रामे चल रहे हैं, कहीं पहलवान ड्रामे कर रहे हैं, कहीं ये किसी के खिलाफ कर रहे हैं, तो आप लोगों को नहीं लगता ये भी कोई साजिश है कि यहाँ से बदबू आती है, कभी केजरीवाल, कभी कोई चला जाता है, ये पॉलिटिकल ड्रामे हैं सारे। तो ऐसा ही होता रहा होगा शुरू से, जब ये पृथ्वीराज चौहान जी का टाइम था, जयचंद का टाइम था, करता कोई रहा, हायर किसी को करते रहे। मुझे तो ये भी नहीं पता भाई, अगर मैं इलाहाबाद चला जाऊँ, वहाँ कहाँ कोर्ट है, कहाँ कुछ है, कोई ना कोई बताने वाला तो होता होगा ना। तो ये ऐसे गद्दार रहे हैं, और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है ऐसा, ठीक है? ये जो रोज सारे स्टेट्स के सारे मिलके मीटिंग्स कर रहे हैं, सारे करप्ट लोग हैं, ये चलता रहा है ऐसा। सबसे पहले अपने घर की सफाई की जरूरत पड़ेगी हमें, यहाँ साफ सुफ हो जाएगा, फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस यही है, मैं बंद करता हूँ, और शायद विनती करूँगा, एक बार रानी लक्ष्मीबाई का भी कुछ दिखा दीजिएगा लोगों को, वहाँ भी करवा कुछ। हम लोग चौहान डायनेस्टी के ऊपर जा रहे हैं, आपका जो फेवरेट टॉपिक था उसके ऊपर जाते हैं, उसके बाद में किस पे चौहान के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के डायनेस्टी के ऊपर पढ़ेंगे ना, वो 700 के आसपास में स्टेब्लिश हुई थी ना वो। हाँ, अच्छा बेबी दादा, उसमें पढ़ना, उनकी जो लास्ट अंतिम बेबी थी ना, वो दुखेड़ी से आती है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से, पुंडीर फैमिली से। हाँ, वहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, दुखेड़ी गांव पड़ता है, छुटमुर के पास, आप इधर आ जाइए साकुम्बर रोड पे, सहारनपुर पे। हाँ। यहाँ से कुमार का पड़ता है, दुखेड़ी पड़ता है, बहेड़ा संदल सिंह पड़ता है, जहाँ से महावीर राणा आते थे, याद है आपको? हाँ। वहाँ से ये गांव दुखेड़ी पड़ता है। अगर दुखेड़ी में आप जाओगे, वहाँ से आपको मिलेगा धीर सिंह पुंडीर मिलेगा, जो पृथ्वीराज चौहान का साला था और उनका सेनापति रहा है, जिसने इनको सलवारें डाल दी थी। तो वहाँ वो भी थोड़ा सा देख लेना। वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं हिस्ट्री के उस एस्पेक्ट को टच कर रहा हूँ जो हमारे को गलत पढ़ाया गया है, और उसमें ये है, चौहानों के बाद में फिर हम जाएंगे, वो जो बलबन ने तोमर को उड़ाया था ना, पूरा अनंतपाल तोमर को पूरा दिल्ली से हटा दिया था, तो वहां पे चले जाएंगे। फिर बाद में राणा सांगा के ऊपर आ जाएंगे, हेमू के ऊपर आ जाएंगे, फिर बाद में जब 1857 के आसपास में आएंगे तो फिर झांसी के ऊपर आ जाएंगे, झांसी की रानी के ऊपर। ऐसा बिल्कुल ठीक है दादा, बिल्कुल एग्री हूँ आपको, बिल्कुल ठीक है आप। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में हम लोग कल चौहान डायनेस्टी को कवर करेंगे, शुरू से लेकर के, जब चौहान डायनेस्टी शुरू हुई थी से लेकर के पृथ्वीराज चौहान 1192 तक जाएंगे। ठीक है साहब? ठीक है दादा, ठीक है, सहमत हूँ आपसे। चलो बंद करते हैं भाइयों। क्लोजिंग रिमार्क जी दादा जी, मांग लो लोगों से, लाइक वाइक मांग लो। हाँ बिल्कुल। तो हमारे सभी दर्शकों का हमें समय देने के लिए धन्यवाद, हमारे पैनलिस्टों का हमें समय देने के लिए धन्यवाद।
और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए आप क्या देखना चाहते हैं आगे, क्या टॉपिक होना चाहिए, इसके बारे में भी आप अपना जो है कमेंट दीजिए। तो इसी के साथ हम आज का जो है स्ट्रीम इसका समापन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय वंदे भारत। मातरम, वंदे मातरम। प्रणाम।